यहाँ से सेव, हाँ न्यू डॉक्यूमेंट में, हाँ कीबोर्ड का है, हाँ ये अच्छा ये एज क्या है? हाँ नहीं हो रहा है, हाँ हो गया, हाँ 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 तूने वो लॉग आउट किया है ना, कर दिया ना, हाँ हाँ 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ बच्चों, हाँ जस्ट गिव मी 1 सेकंड। गलत पीपीटी लग गई थी ना, पीवाईक्यू वाली पीपीटी चाहिए थी, पीपीटी गलत लग गई थी, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया बेटा, 1-2 मिनट, ठीक है, आई एम सो सॉरी। हाँ कर दे यार, कर दिया ना, हाँ हाँ चलो, हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बेटा एकदम लास्ट मोमेंट पे 1 मिनट पहले पता चला कि मैंने गलत पीपीटी भेजी है, ठीक है, और एक्चुअल में ना आज पीपीटी में काफी कुछ काम था, तो इसीलिए आज की पीपीटी तो जरूरी थी, वो गलत पीपीटी नहीं लगा सकते थे, क्योंकि पीवाईक्यूज मैंने लिखे हुए थे तो वो पिछले पीपीटी में तो थे नहीं, अदरवाइज काम चल जाता है, क्योंकि हम ज्यादा पीपीटी में वैसे भी स्क्रीनशॉट्स एनसीईआरटी वाले रखते हैं, ठीक है। बाकी पहले एक बार मेरे को बता दो बेटा, इज दी ऑडियो वीडियो क्लियर एवरीबॉडी? यस एवरीवन, यस एवरीवन, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल टू एवरीवन? सब बढ़िया चल रहा है? यस ठीक है, सारे लोगों के मैंने आंसर्स पढ़े जो तुमने कल की क्वेश्चंस के दिए थे, बस मेरे लिए गर्म पानी भिजवा देना यार, ठीक है। हाँ तो मैंने तुम लोग के आंसर्स तो पढ़े, लेकिन आंसर्स पढ़ने में काफी दिक्कतें आई, क्योंकि तुम लोग बेटा इतनी बातें करते हो, इतनी बातें करते हो, लगता है कि जो कमेंट सेक्शन है वो तुम्हारी आपस में बातें करने के लिए है, ठीक है, तो बहुत मुश्किल से, पर सभी लोगों के ऑलमोस्ट सिमिलर आंसर्स थे। एक तो मैंने तुम्हें बेटा 11th क्लास का होमवर्क दिया था, बट आज ना मैं वो 11th वाला डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि आज पहला टारगेट ये है कि इस चैप्टर के पीवाईक्यू हम करेंगे, ठीक है। फिर हम एक काम करते हैं, आपको मैंने कल एक टारगेट दिया था, आज एक और टारगेट दूंगी, और जो अगली क्लास होगी ना बेटा उसमें कंपाइल करके मैं 11th का वो ओवरऑल तुम्हारे लिए एमसीक्यूज ले आऊंगी। चलेगा तुम लोगों को? चलेगा तुम लोगों को? यस ठीक है ना। तो तुम्हें मैंने जैसे पाइसेस तक दिया था आई थिंक, तो रिमेनिंग जो फाइलम्स है ना, रिमेनिंग जो क्लासेस है वो मैं तुम्हें दे दूंगी, और एक साथ में सबका मैं 10 से 12 क्वेश्चंस ले आऊंगी जो हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। यस और बाकी सब लोगों ने ऑलमोस्ट सही आंसर्स दिए थे कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स को विद इन 72 आवर्स ही क्यों यूज किया जाता है। आप सबने बेटा बताया कि मैम स्पर्म की लाइफ साइकिल इतनी होती है, लाइफ स्पैन इतनी होती है, ओवा की लाइफ स्पैन इतनी होती है। एक्चुअल में ऑफ कोर्स बेटा उसी बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर एक्चुअल में ना बेटा अगर दे दी जाए तो बेहतर इसीलिए है क्योंकि उसके बाद नहीं तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन के चांसेस ज्यादा क्योंकि हो जाते हैं, और फर्टिलाइजेशन अगर होगी तो फिर बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मतलब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह वो काम नहीं कर पाएगा। दैट इज द रीजन कि आज जब फर्टिलाइजेशन के चांसेस सबसे कम है उस टाइम पे, और वो सबसे कम होता है विद इन 72 आवर्स, प्रेफरेबली 24-48 आवर्स, ठीक है, या उसके बाद 72 आवर्स से कम एज पर एनसीईआरटी हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज करते हैं, ठीक है। एक बारी बेटा क्विक रिवीजन करते हैं पिछली क्लास का, और एक बारी मेरे को ये बताओ बेटा तुम लोग ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ पूरा पढ़ के आए हो ना, और एक बारी हम यस फटाफट से समाप्ति एक्सप्रेस तो कर ही रहे हैं, तुम लोग ये पढ़ के आए हो, क्योंकि आज हमें बेटा जो चीज डिस्कस करनी है, इनफर्टिलिटी डिस्कस करना है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी हमें डिस्कस करना है, क्योंकि ये भी हमने ज्यादा डिस्कस नहीं किया है, ज्यादा मतलब सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। चलो एक बारी बेटा फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था। हमने पढ़ा था बेटा रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जिसमें हमने पढ़े इम्प्लांट्स, जिसमें हमने पढ़े इंजेक्टेबल, जिसमें हमने पढ़ा सर्जिकल मेथड्स। हमने इम्प्लांट्स को बोला ये कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो हार्मोन कंटेनिंग डिवाइसेस होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन ओनली हो सकते हैं या प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जो बॉडी में प्लेस किए जाते हैं स्किन में कट लगा के, इम्प्लांट यानी बिलो द
डर्मिस सब डर्मली से प्लेस किया जाता है। एग्जाम्पल आपने एक नॉर प्लांट पढ़ा था। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वैसा ही है जैसे किसी हार्मोनल आईयूडी या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का होगा, क्योंकि हार्मोन्स का ही कॉन्सेप्ट है। बस एक चीज इम्प्लांट्स की अच्छी है कि यार ये 5 साल तक भी इफेक्टिव होते हैं, इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है। और इंजेक्टेबल्स का मतलब भी वही था यार, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन को इंजेक्शंस के फॉर्म में अगर आप यूज कर रहे हो, दीज आर बेटा इंजेक्टेबल। सो इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल, मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी कि पिल्स या फिर आईयूडीज के जैसा आप बोलते हो। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा आपने पढ़ा था बेटा सर्जिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। सर्जिकल मेथड में आप इसको मेल्स के केस में वैसेक्टॉमी बोलते हैं, फीमेल्स के केस में ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं। मेल्स के केस में स्क्रोटम में एक छोटा सा इंसिजन दिया जाता है, छोटा सा इंसिजन, और इस इंसिजन को देने के बाद वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है और उसको टाई अप कर दिया जाता है। ट्रांसफर ऑफ गैमीट को ब्लॉक करते हैं। यहां पर ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देते हो ताकि बेटा गैमीट का ट्रांसफर ना हो पाए। गैमीट अगर ट्रांसफर नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, गैमीट ट्रांसफर नहीं होगा तो प्रेगनेंसी के चांसेस कैसे होंगे? गैमीट ही अवेलेबल नहीं है, बट ये किसी भी तरीके के सेक्सुअल ड्राइव या हॉर्मोन्स या फिर गैमीटोजेनेसिस को इंपैक्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं होगा बेटा कि अगर मेल्स इजैक्यूलेट कर रहे हैं, इजैक्यूलेट नहीं कर पाएंगे, क्या ये ट्रू है? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मेल इजैक्यूलेट कर सकता है बट इजैक्यूलेशन में सीमन में स्पर्म्स नहीं आएंगे, सिर्फ सेमाइनल प्लाज्मा आएगा, क्योंकि फ्लूइड तो आ रहा है बट उसमें स्पर्म्स नहीं आ रहे हैं। इन द सेम वे बेटा फैलोपियन ट्यूब को कट टाई कर दिया, आपने हार्मोन्स को इंपैक्ट नहीं किया, आपने ओजेनेसिस को इंपैक्ट नहीं किया, आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को बेटा इंपैक्ट नहीं किया, आपने सिर्फ फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई अप किया है, आपने गैमीट के ट्रांसफर को रोक दिया है। ये एक तरीके का इरिवर्सिबल काइंड ऑफ प्रोसेस है, रिवर्सिबिलिटी इसकी काफी पुअर है। फिर हमने पढ़ा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे इंड्यूस्ड अबॉर्शंस बोलते हैं, जिन्हें वॉलेंट्री अबॉर्शंस बोलते हैं। वॉलेंट्री अबॉर्शंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इच्छा के अनुसार किया जाने वाला अबॉर्शंस। अलग अलग जगह पे इसके वैसे अलग अलग रूल्स है, पर इंडिया में इसे लीगलाइज किया गया इन द ईयर 1971। एमटीपी वाज लीगलाइज्ड। एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर आप वर्ल्ड वाइड डेटा देखोगे तो वर्ल्ड वाइड एक साल में 45 से 50 मिलियन एमटीपी इज बीइंग परफॉर्म्ड, जिसका अगर आप डेटा एनालिसिस करते हो 1/5 ऑफ द टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी है। पॉपुलेशन कम हो रही है, लेकिन इसका टारगेट ये नहीं था कि पॉपुलेशन को कम करे भाई, इसका टारगेट तो था अगर कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी है, कोई दिक्कत है, तो ऐसी प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट कर दिया जाना चाहिए। लेकिन लोग तो बेटा गलत फायदा उठाएंगे। इंडिया में इसे लीगलाइज 1971 में भले ही किया हो, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन होती गई और हमने बेटा 2017 के अकॉर्डिंग एमटीपी किन किन शर्तों पर परफॉर्म की जानी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसके बारे में पढ़ा था। जो एनसीईआरटी की रीडिंग में एक बार आपको करा देती हूं, जो कल हम लेके नहीं आए थे ना, क्योंकि मुझे मिला नहीं था। तो हमने बेटा एक चीज पढ़ी थी इस तरीके से, देखो कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2070 वाज इनैक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया with the intention of reducing the incidence of illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity। तो थोड़ा बहुत मतलब रूल्स भी होने चाहिए ताकि इलीगल तरीके से कोई चीज ना की जाए। According to this act, a pregnancy may be terminated on certain ground basis within first 12 week of pregnancy on opinion of one registered medical practitioner। वैसे सेफ कब होता है बेटा? within 1 week ये सेफ होता है, सॉरी within first trimester ये सेफ होता है, within 12 weeks ये सेफ माना जाता है। बट अगर 12 वीक के अंदर है प्रेगनेंसी तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। बट इफ द प्रेगनेंसी हैज लास्टेड फॉर मोर देन 12 वीक्स बट लेस देन 24 वीक्स, तो बेटा 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मस्ट फॉर्म गुड ओपिनियन इन गुड फेथ ताकि टर्मिनेशन किया जाए। बट द ग्राउंड बेसिस फॉर सच टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ग्राउंड बेसिस क्या है कि अगर द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क टू द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमन और ऑफ ग्रेव इंजरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ, अगर इस तरीके की कोई बेटा इंजरी रिस्क होगी फीमेल के लिए, तो बेटा अगर प्रेगनेंसी को वो कंटिन्यू करती है और उसके लिए रिस्क है तो फिर आप उसको अबॉर्ट कर सकते हैं। या फिर बेटा द चाइल्ड इज बॉर्न वुड सफर फ्रॉम फिजिकल मेंटल एबनॉर्मैलिटी एंड कुड बी सीरियसली हैंडीकैप्ड, तो इस सिचुएशन में भी अलाउ किया जाएगा कि भाई
प्रेगनेंसी अबॉर्ट कर दी जानी चाहिए। क्योंकि देखो यार, एमनियोसेंटेसिस से भी लोग यार फीमेल फीटिसाइड का केस बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। फिर एमनियोसेंटेसिस पे भी बेटा रिस्ट्रिक्शंस आ गए कि यार आप अपने तरीके से फीमेल, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा बैन ही इसलिए लगाया गया ताकि इंक्रीज जो चांसेस, रिस्क फैक्टर है फीमेल फीटिसाइड के, वो ना दिखे। ठीक है, तो मेरे को एक बारी एक बात बताओ बच्चों, यस, मेरे को एक बात बताओ कि यहां तक कोई दुखद समस्या, पहले मेरे को ये बताओ यहां तक कोई दुखद समस्या। मैं जब तुम्हारे कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, कभी कभी मुझे लगता है तुम्हारे कुछ कमेंट्स के ना स्क्रीनशॉट लगाऊं तुम्हारे नाम के साथ में। तो एक लड़की कह रही थी अभी तो बायो में ऐसा टॉपिक चल रहा है, लग रहा है कि बिल्कुल ही यार रट्टा मारने वाला है, बोरिंग। ठीक है, बोरिंग लिखा था, मन तो गया था यहीं से लगाऊं बेटा उसके। हाँ, ये अगर तुमको लग रहा है कि ये बोरिंग है और ये रट्टा मारने वाला है, हाय राम जी, क्या बेटा ये रट्टा मारने वाला है। पूरा कॉन्ट्रासेप्टिव जो तुमने पढ़ा वो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल था। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है बेटा कि तुम्हें, यानी कि तुम्हें ना पता ही नहीं है कि कौन सा कॉन्सेप्चुअल चीज होता है, कौन सा रट्टा वाला। और दूसरी बात बेटा, एक बात बताओ, इस चैप्टर में जो स्टार्टिंग में भी थ्योरी वाला पार्ट था ना, वो बहुत अच्छा पार्ट था। वो ज्ञान की बातें थी, लेकिन वो ज्ञान की बातें काफी इंटरेस्टिंग थी। तो अगर तुम्हें लग रहा है बोरिंग तो बेटा व्हाट कैन आई डू। ठीक है, अब यार देखो, बोरिंग हो चाहे इंटरेस्टिंग हो, चाहे मैम अच्छी लगे बुरी लगे, बेटा अब तुम्हें इसी से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ आ रही है मेरी बात? हाँ, अब बेटा कोई ऑप्शन नहीं है भाई, तुम इतना क्रिब नहीं कर सकते बच्चों। तो बेटा आज की लेक्चर की हम करने वाले हैं बेटा शुरुआत, लेकिन शायद तुम्हारी कल कुछ गलत पीपीटीज चली गई थी, तो पहले मैं तुम्हें ये टाइम दूंगी कि तुम ये वाला टेबल बनाओ जो कल मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया था, बट फिर भी आई विल गिव यू बेटा 5 मिनट्स टाइम कि आप इसे बनाए। कल हमने बेटा, मैं साइड हो जाती हूँ और मैं एक्सप्लेन करती हूँ। कल हमने बेटा क्या किया था, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, पर मैं बेटा साफ साफ शब्दों में लिख रही हूं, दिस इज एक्स्ट्रा ज्ञान। और मैंने आपसे कहा था आप ये कृपया करके क्वेश्चन ना करें, अतिरिक्त है। तो मैम क्यों बता रही हूं, क्योंकि बेटा कई साल पहले एक बारी ना इसके एक पॉजिटिव एजेंट के नाम से ना थोड़ा क्वेश्चन आ गया था। हालांकि अगर तुम बेटा उसमें ऑड वन आउट करके करते ना तो तुम कर लेते, तुम्हें उसके लिए ये पूरा चिट्ठा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, बट आज के टाइम पे नहीं आता है। बट कई एक वो थोड़ा बहुत उसके लिए बता रही हूं, और इसमें से कुछ है जिनके बारे में तुम्हें डिटेल में पढ़ना है। फिलहाल तुम इनका नाम लिखो। और एक चीज बेटा देखो, मैंने आपको क्या बोला था, आप लिखो बेटा, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, बहुत सारे बच्चे लिख नहीं पाए हैं। ठीक है, और जिन्होंने लिख लिया है वो मेरी बातें सुनो। हमने बेटा कल एक चीज पढ़ी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, या फिर हम उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शंस, या हम बोलते हैं वेनीरियल डिजीजेस। वेनीरियल ना बेटा जिस लैब में पहली बारी ये पाया गया था, पता चला था कि ऐसी कोई बीमारी होती है, उस लैब से वो वेनीरियल टर्म आ गया है, वेनीरियल डिजीजेस बोलते हैं। अब जो आपने एज ग्रुप पढ़ा है जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं एसटीडी के, जो सबसे बेटा वो वाली उम्र होती है जिस उम्र में सही गलत का डिफरेंशिएशन नहीं होता और नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से एसटीडी होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं, 15 से 24 ईयर्स का एज ग्रुप। ऑफ कोर्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस, अनप्रोटेक्टेड सेक्स बेसिकली जो हम बोल रहे हैं, अगर इन्फेक्टेड पर्सन से होगा, या बेटा ड्रग अब्यूज वाले लोगों को भी होता है, मैं आपको बताऊंगी कैसे। लेकिन सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ड्रग अब्यूजर्स को नहीं होती है, मैं भी आपको बताऊंगी, जो स्पेशली उससे ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, नीडल्स वगैरह, इन्फेक्टेड नीडल से, खैर उसकी बात मैं बाद में बताऊंगी। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो ऑफकोर्स सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होने पर बीमारियां होती है, डिफरेंट टाइप की बेटा, बैक्टीरियल डिजीजेस, या फिर वायरल इन्फेक्शन से, या फिर बेटा प्रोटोजोअल इन्फेक्शन से, डिफरेंट टाइप की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती है, डिफरेंट पार्ट्स अफेक्टेड होते हैं। लेकिन आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ बीमारियों के नाम दिए हुए हैं, आपके एनसीईआरटी में उनके सबके कॉजेटिव एजेंट नहीं दिए हुए। पहली बात तो ये कि सबके कॉजेटिव एजेंट नहीं दिए हुए, कौन सी बीमारी किससे होती है नहीं दिया हुआ, कौन सी बीमारी के क्या सिम्टम्स होते हैं नहीं दिया हुआ, कौन सी बीमारी कौन से एरिया को इंपैक्ट करती है नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में बच्चों। ठीक है, मैक्स टू मैक्स अगर आपको बेटा याद रखना है, आप पॉजिटिव एजेंट मैक्स टू मैक्स याद रख सकते हो। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में बेटा जो बीमारियां इसमें से हमें डिटेल में डिस्कस करनी है वो हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैंने ना कुछ बीमारियों के नाम लिखे हैं और उन बीमारियों के आगे मैंने उनके पॉजिटिव एजेंट के नाम लिखे हैं। मेरी बात समझ रहे हो बच्चा पार्टी? यस। तो ये कुछ बेटा, ये ऊपर के 3 जो हैं ये बैक्टीरियल मैंने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के नाम लिखे हैं।
जो ये वाले हैं बेटा, ये मैंने वायरल के नाम लिखे हैं। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि क्लेमाइडियासिस बैक्टीरियल है या गोनोरिया बैक्टीरियल है, साइफिलिस बैक्टीरियल है, हर्पीज, वॉट, एड्स, हेपेटाइटिस बी क्या है वायरल, और ये क्या है प्रोटोजोअल। ये क्या है प्रोटोजोअल। ठीक है, ठीक है। पहले आप मुझे बताओ कि क्या तुम लोगों ने ये टेबल बना लिया, तभी बेटा मैं आगे बढ़ के इसके आगे की चर्चा कर पाऊंगी। क्या आप लोगों ने यहां तक बना लिया? तो पहले मेरे को ये बताओ। कॉजेटिव एजेंट मीन्स, अच्छा चलो ठीक है, कॉजेटिव एजेंट को हिंदी में बेटा थोड़ा समझने की कोशिश करो ना। कॉजेटिव, जो कॉज करता है वो एजेंट कौन है, दैट इज कॉजेटिव एजेंट। थोड़ा वैसे समझने की कोशिश किया करो। कॉजेटिव एजेंट यानी जिसकी वजह से ये कॉज हो रहा है वो हो गया इसका कॉजेटिव एजेंट। ठीक है, अब मैं एक एक करके पहले तो सबका नाम लेना आपको समझा देती हूँ। ठीक है, प्लीज वेट। चलो 2 मिनट के लिए मैं वेट कर रही हूँ, बट साइड में मैं साइड बाय साइड करती जा रही हूँ। तो बेटा क्लेमाइडियासिस, अब बेटा तुम्हारे लिए पता है सबसे अच्छी बात क्या है? अगर बेटा किस्मत बहुत बुरी हुई, जो कि तुम्हें लगता है कि हमारी तो सबसे बुरी है, बहुत बुरी किस्मत हुई, तो यार तुम्हें ये नाम देंगे, पर आधों के नाम तो बेटा तुम्हें उसके बीमारी के नाम से ही समझ में आ जाएंगे। अब तुम्हारे लिए सब्जेक्टिव तो तुम्हें लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव है ना यार। ऑब्जेक्टिव जो नीट में आएगा उसमें तो तुम्हें मैच करना है। तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात है कि तुम तो नाम से भी आधी बीमारियों के कॉजेटिव एजेंट पता कर लोगे। ठीक है, जैसे देखो क्लेमाइडियासिस का साफ साफ पता चल रहा है, क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस। ठीक है, गोनोरिया का पता चल रहा है निसेरिया गोनोरी। ठीक है, साइफिलिस ट्रेपोनीमा पैलिडम, ये थोड़ा अलग है, बाकी तो पता ही चल रहा था। जेनाइटल हर्पीज जो होता है, इट इज कॉज्ड बाय हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। जेनाइटल वॉट्स जो होते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसे शॉर्ट में बोलते हैं HPV वायरस। इसे शॉर्ट में बोलते हैं बेटा HPV वायरस। आपको पता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कैंसर कॉजिंग भी होता है, और जिसकी वजह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बहुत एक्सट्रीम हो जाने पर कैंसर का केस भी दिख सकता है। कैंसर किन किन वजहों से होता है वो तो मैं आपको बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में कैंसर वाले टॉपिक में बताऊंगी। ये कुछ वायरसेस भी होते हैं बेटा जो जीन में आपके चेंजेस करके, जीन तो पता है ना, जीन, तो इनमें चेंजेस करके बेटा कैंसर कॉज कर सकता है। उसमें से एक HPV हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस जो आपकी जेनाइटल हर्पीज को कॉज करता है। फिर बेटा क्या है, सॉरी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, जेनाइटल वॉट्स कॉज बाय बेटा क्या, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। हर्पीज इज कॉज्ड बाय हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। फिर आपके पास आ गया एड्स, बहुत फेमस आपने सुना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि एड्स के बारे में डिटेल में मुझे आपको पढ़ाना है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में। एड्स विच इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या किसी को पता है कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस को ऐसा नाम क्यों दिया गया है? ऐसा नाम क्यों दिया गया है, किसी को पता है? Why human immunodeficiency virus is named as human immunodeficiency virus? और HPV वायरस का मतलब है हेपेटाइटिस बी वायरस, जो हेपेटाइटिस बी कॉज करे, हेपेटाइटिस लिवर से रिलेटेड, हेपेटो मतलब लिवर, हेपेटाइटिस बी वायरस। क्या तुम्हें पता है बेटा ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस को इम्यूनिटी, वेरी गुड यार, इसके नाम से ही आपको समझ में आएगा। एक्चुअल में ये बेटा ये एड्स से पता क्या होता है, एड्स से तुम्हारी इम्यूनिटी बिल्कुल खराब हो जाती है, जिससे तुम्हें मल्टीपल बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। ये तुम्हारी इम्यून सिस्टम को ही खत्म कर देता है। और बेटा इम्यून सिस्टम का कॉन्सेप्ट तो कोविड के बाद से तुम्हें पता ही होगा कि इम्यूनिटी तुम्हारे लिए कितनी जरूरी है। भाई तुम्हारी डिफेंस सिस्टम तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई भी डिजीज कॉजिंग एजेंट, अगर कोई भी ऐसा वायरस तुम्हारी इम्यूनिटी को ही खराब कर दे, तो तुम बेटा मल्टीपल बीमारियों के लिए एक्सपोज हो जाओगे। ये बीमारी भी हो जाएगी, वो भी हो जाएगी, छोटी मोटी बीमारियां भी बहुत आसानी से हो जाती है। अगर एक पर्सन HIV से इंफेक्टेड होता है, HIV इज द वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो क्या कॉज करता है, एड्स। एड्स का फुल फॉर्म पता है? एड्स का फुल फॉर्म पता है बच्चा पार्टी? यस एवरीबॉडी,
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? एड्स का फुल फॉर्म मैं अगले पेज में लिखूंगी क्योंकि यहां जगह नहीं है। फिर हेपेटाइटिस बी हो गया बेटा, विच इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस, और एक प्रोटोजोअल डिसऑर्डर दिया हुआ है, दैट इज बेटा ट्राइकोमोनियासिस कॉज्ड बाय ट्राइकोमोनास वेजिनाइलिस। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। ये भी पता होना चाहिए, मैं आगे लिखवाऊंगी। अगर नहीं पता कोई बात नहीं बेटा, मैं एड्स का फुल फॉर्म आगे लिखवाऊंगी। और ये तो एक ऐसी बीमारी है बेटा जिसके बारे में आपने आगे डिटेल में डिस्कस भी करना है। पर पहले मेरे को ये बताओ बेटा, क्या अगले पेज में बढ़ जाए? क्या आप लोगों का यहां तक बेटा डन डनाडन डन हो गया है? एवरीबॉडी, क्या यहां तक बेटा डन डनाडन डन हो गया है? यस, यहां तक बेटा डन डनाडन डन हो गया है। एड्स का फुल फॉर्म लिखते हैं एंड देन बेटा लेट्स ऑल्सो राइट सिम्टम्स जो एनसीईआरटी वाले हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो क्या लिखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? एक्वायर्ड इम्यूनो, वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर। डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, एड्स, ठीक। अब बेटा देखो, कुछ होते हैं इसमें अर्ली सिम्टम्स, जैसा कि मैंने कहा था कि उन सिम्टम्स को देख के ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत ही नॉर्मल सी कोई चीज है। लेकिन फिर बेटा जब इसको इग्नोर किया जाता है तो लेटर ऑन क्या क्या खतरनाक बेटा आपको सिम्टम्स एंड आपको ऐसी चीजें देखने को मिलती है जिस पर इंसान मजबूर होता है ये सोचने में कि उससे कुछ खतरनाक कुछ हुआ है, ठीक है। तो अर्ली सिम्टम्स में क्या आती है? अर्ली सिम्टम्स में क्या आती है? जैसे कि इचिंग हो रही है, इचिंग, स्वेलिंग ऑफ गोनाड्स, गोनाड्स पता है ना, टेस्टिस एंड ओवरीज गोनाड्स हैं आपके, है ना। रेडनेस आ सकती है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है। तो कई बार बेटा देखो, ऑफ कोर्स ही बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि इचिंग हो रही है अगर, या गोनाड्स की स्वेलिंग हो रही है अगर, या फिर बच्चों रेडनेस आ रही है या इन्फ्लेमेशन कुछ दिख रहा है तो 100% ऐसा नहीं है। कई लोग ना बेटा सारे ना, अब पता है यही प्रॉब्लम होती है कि आप कैंसर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे भाई बताना, तुम लोग सच बात बताना कि तुम्हारे साथ होता है कि नहीं। तुम कैंसर के जैसे ही कैंसर पढ़ाओगे ना तो तुम लगेगा यार ये तो मेरे साथ भी होता है, ये तो मेरे साथ भी होता है, ये सिम्टम्स तो मेरे ऊपर भी है, ठीक है, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, ठीक है। तो इतनी एनालिसिस नहीं करनी है क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा कि 100% वैसा होगा। लेकिन हाँ, अगर सिम्टम्स जल्दी जल्दी नहीं जा रहे हैं या कुछ टाइम के बाद नहीं जा रहे हैं तो डेफिनेटली बेटा दिखा लेना चाहिए डॉक्टर को। बट हर चीज को बेटा खुद के ऊपर बेटा नहीं लेना होता, अधिकतर लोग लेते हैं, होता है ना, होता है ना। ये तो मेरे को हो गया, गूगल पे सर्च करने लग गए, आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस, आई एम हैविंग रेडनेस, आई एम डूइंग दिस, आई हैव अ दिस, गूगल किया और गूगल करते ही बेटा तुम्हारे ऊपर 100 बीमारियां आ जाएगी। तो ये चीज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें करोड़ों बीमारियां हो गई है, ठीक है। एनीवे, तो ये कुछ इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, लेकिन बेटा ये काफी खतरनाक बीमारियां हैं। तो अगर सिम्टम्स बहुत जल्दी ना जाए तो ऑब्वियसली वन शुड कंसल्ट द डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि इन बीमारियों के लिए हम ये बोलते हैं बेटा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसमें से कुछ बीमारियां ऐसी है जो बेटा डेडली है, जिनका कोई इलाज नहीं है। उसमें आपके HIV यानी कि आपका एड्स आता है, उसमें आपके बेटा जेनाइटल हर्पीज आती है, उसमें आपके हेपेटाइटिस बी आता है बेटा। ये डेडली है, इसका कोई क्योर नहीं है एक्सेप्ट बेटा हेपेटाइटिस बी, एक्सेप्ट एड्स एंड एक्सेप्ट जेनाइटल हर्पीज। इन तीनों को छोड़ के बाकी सबको आप क्योर कर सकते हो अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए। अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो आप क्योर कर सकते हो, अदरवाइज ये क्योरेबल, बाकी जो 3 बीमारियां वो तो क्योरेबल ही नहीं है। तो आप सोच सकते हो कितनी खतरनाक है। अच्छा, लेटर सिम्टम्स में बेटा आपको क्या दिख सकती है? लेटर सिम्टम्स में जैसे कि आपको फीमेल्स के केस में ना, अगर कोई फीमेल
ऑफ कोर्स बेबी कैरी कर रही है तो या प्रेग्नेंट हो रही है तो उनमें एबॉर्शंस बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, एबॉर्शंस के केसेस बहुत ज्यादा दिखते हैं। या फिर बेटा मेल फीमेल में एबॉर्शंस, पता है ना भाई, एक वॉलेंट्री एबॉर्शन हो गया और एक बीमारी की वजह से भी बेटा, इन्फेक्शंस की वजह से भी एबॉर्ट हो जाना, बच्चा अपने आप एबॉर्ट हो जा रहा है। इनफर्टिलिटी के बेटा चांसेस दिखते हैं। इनफर्टिलिटी का मतलब मैं आपको आज तो इनफर्टिलिटी को ही तो बेटा आज मैं पढ़ाऊंगी। इनफर्टाइल होने का मतलब होना, एक तो बेटा एसी ना मेरा सर दर्द करवा देगा सही में। बंद ही कर दो ऐसा लगता है। तो इनफर्टिलिटी के यार केसेस, इनफर्टिलिटी के केसेस मैं आपको वैसे आज समझाऊंगी कि इनफर्टिलिटी में होता क्या एग्जैक्टली और क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं, ठीक है। और इनफर्टिलिटी के अलावा बेटा स्टिल बर्थ, स्टिल बर्थ का मतलब पता है आपको? स्टिल का मतलब क्या होता है? स्टिल का मतलब क्या होता है? जैसे स्टिल, ऐसा लग रहा है मैम पॉज हो गई। स्टिल का मतलब बेटा स्टिल बर्थ। वैसे स्टिल बर्थ का मतलब होता है जो बच्चा पैदा हुआ, दैट बेबी इज डेड, इट इज नॉट अलाइव, तो जिंदा नहीं है। स्टिल बर्थ के चांसेस भी बहुत ज्यादा दिखते हैं। इसके अलावा बेटा एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसके बारे में तो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। कल मतलब मैंने आपसे पूछा था और आपको ये पता भी है बच्चों कि क्या मैंने आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में एक चीज बताई थी, एनीवेयर अदर देन अगर यूटेराइन एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन होती है उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अरे बेटा पेल्विक एरिया में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो गड़बड़ तो होगी ना। आप खुद सोचो, आगे बताया भी है कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, पेल्विक एरिया में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, दैट इज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। अरे भाई लैग नहीं है नलायको, बेटा तुम कान खोल के मेरी बात सुनते हो? तुम मेरी बात कान खोल के सुनते हो या सिर्फ मेरे को यहां पे देखते ही हो बेटा? हैं? मैंने एक्टिंग करी थी कि स्टिल होने की मैंने एक्टिंग करी थी। ऐसा तो तुम बड़ा बोलते हो 50 रुपए काट लो ओवर एक्टिंग का, और जब एक्टिंग करी तो तुम तो बेटा पकड़ बिल्कुल तुम्हें मैंने वो कर लिया। हाँ पता ही नहीं चल, मतलब कान से सुन ही नहीं रहे, बस बैठे हुए स्क्रीन के सामने। भाई स्टिल बर्थ को समझा रही थी मैं भाई और बहनों। हाँ तो बेटा मैं बोल के मैं ये बोल रही हूं साथ में पेल्विक एरिया में तुम्हारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो तुम्हारे पेल्विक एरिया में है। पेल्विक एरिया में तो होता है ना बेटा, टेस्टिस की बात करो, ओवरी की बात करो, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बेटा पेल्विक एरिया में इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन तो तुम्हें पता ही है, तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस भी तुम्हें दिखते हैं, उस एरिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तुम्हें दिखता है क्योंकि ऑफकोर्स गोनाड्स तुम्हारे वहीं पे लोकेटेड है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये भी सिम्टम्स होते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, ठीक है। डन कर लो, डन एवरीबॉडी, यस। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मैं बिल्कुल भी मतलब नहीं बताऊंगी क्योंकि बेटा इसके लिए तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी, इसके लिए तुम्हें तब पढ़ना चाहिए था जब मैम ने बेटा वो चैप्टर तुम्हें पढ़ाया था, ठीक है। तब तुम लोग क्या कर रहे थे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब यूटरस के एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होने की बजाय कहीं और अगर बेटा जाके इम्प्लांटेशन हो जाए उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। अब तुम मुझे बोलोगे घमंडी मैम बता नहीं रही हैं आंसर, क्योंकि तुम पढ़ते ही नहीं हो बच्चों। डिसअपॉइंटिंग है अगर तुम ऐसी चीजें पूछ रहे हो जो ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है। डन कर लो बेटा, फिर मैं अगले पेज में जा रही हूं, ठीक है। यस बेटा देखो इस पर्टिकुलर टॉपिक में से बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आते हैं। आप अभी पीवाईक्यू भी सॉल्व करोगे तो आप मुझे बताओगे मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पीवाईक्यू कराया, तुम्हें फील हुआ कि तुम कर पा रहे हो, तुम ये भी चैप्टर का भी पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, तुम कर पाओगे बेटा, डोंट वरी, ठीक है, ठीक है। चलो डन। इचिंग का मतलब जो बच्चा पूछ रहे बेटा, जैसे तू जैसे 4-5 दिन नहीं नहाता है तो तेरे को खुजली होती है ना, वही होता है, ठीक है। चलो अब बेटा देखो जो
जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही थी जिसमें से क्वेश्चन बनता है वो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट एड्स, जेनाइटल हर्पीस and hepatitis B, all other STD are completely curable if detected early. और बेटा इसको कैसे याद रख सकते हो, ये तीनों के कहीं ना कहीं उसमें एच आता है। देखो एड्स को कॉज करने वाला HIV, इसमें एच है, जेनाइटल हर्पीज में एच है और हेपेटाइटिस बी में एच है। तो 3H इन तीनों को कंप्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता, बाकी सब कंप्लीटली क्योरेबल है। थैंक यू मोनिका, यस शिवांग, यस ठीक है। ठीक है, अब बेटा देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अभी हम क्या बोल रहे हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सबसे पहले अवॉइड कॉइटस विद अननोन पार्टनर। अननोन इन टर्म्स ऑफ यू डू नॉट नो उसको कोई बीमारी है, कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। अननोन पार्टनर्स से क्वाइटस अवॉइड, यूज ऑफ कॉन्डोम्स वाइल हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। नंबर 3, अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। इन सबसे बेटा चांसेस ऑफ गेटिंग एसटीडी इज मोर। सो व्हेनेवर अ पर्सन in fact thinks of getting married, thinks of having sexual intercourse, one should at least know कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो नहीं है, क्योंकि आप देखते हो बेटा कितनी खतरनाक बीमारियां हैं, तो कुछ तो ऐसी हैं जो डेडलीस्ट है, क्योर ही नहीं हो सकती। तो अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, अवॉइड अननोन सेक्सुअल पार्टनर, use of condoms while having sexual intercourse can be some of the methods that can be used to prevent the occurrence of sexually transmitted disease. ठीक है, yes? चलो क्या लिखेंगे बच्चों, प्रिवेंशन में अवॉइड अननोन सेक्सुअल पार्टनर्स, avoid multiple sexual partners, use of condoms during sexual intercourse. ठीक है, डन डनाडन डन कर लो बच्चों, डन डनाडन डन, डन डनाडन डन कर लो, यस फटाफट से कर लो बच्चों, फटाफट से। देन हम इसकी एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, देन हम इनफर्टिलिटी वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूं, आप फटाफट से इसे करो। एनसीईआरटी से रीड करेंगे। आप ये सोच के देखो बेटा, हम क्लास में एनसीईआरटी को रीड करते हैं, आप खुद सोच के देखो, आप क्लास में ही साथ के साथ एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो बेटा आपकी प्रिपरेशन किसी भी तरीके से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कहीं से भी हमारा कोई पॉइंट छूटता भी है ना, तो हम एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं, तो आपके नोट्स प्लस आपकी एनसीईआरटी साथ के साथ चल रही है। अब बेटा आपके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि मैम हमें ये पढ़ने का टाइम नहीं मिला, हमें वो पढ़ने का टाइम नहीं मिला, ठीक है। हम एनसीईआरटी को कवर करते हैं, और अभी तो आपके पास आई थिंक सेपरेटली भी एनसीईआरटी जा रहा है, तो प्लीज डोंट मेक बेटा बहाने, ठीक है। ढंग से पढ़ाई करो, मस्त पढ़ाई करो बेटा, ठीक है, आराम से, यस डन डनाडन डन कर लो बच्चा पार्टी, यस एवरीबॉडी, ठीक है। और जहां सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस टॉपिक दिया हुआ है, फटाफट से बेटा वो एनसीईआरटी में खोलो, जहां
जहां सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज टॉपिक दिया हुआ है फटाफट से बेटा वो खोलो। आई थिंक तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा अभी तक तो बच्चों, ठीक है, तो मैं आपको ये रीड कराती हूं। अच्छा फटाफट से रीड करते हैं बच्चों, क्या दिया है। अरे infections or diseases which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexually transmitted infections or venereal diseases और reproductive tract infections। ठीक है, एक्चुअल में बेटा ना इनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से ज्यादा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस बोलना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन और डिजीज में थोड़ा डिफरेंस है। जैसे किसी भी, जैसे बेटा फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको कट लग गया, ठीक है, आपको कट लग गया हाथ में, और हाथ में कट लगने की वजह से फिर आपने ध्यान नहीं दिया, उसमें पानी लग रहा है, उसमें डस्ट लग रहा है, ठीक है, तो उससे क्या हो गया बेटा, आपका वो एरिया ना इन्फ्लेमेशन हो गई, आपको वहां पे स्वेलिंग हो गई, रेडनेस हो गई। तो क्या आपको कोई डिजीज हो गई क्या? नहीं ना, हो सकता है कि आपको कोई चीज से इन्फेक्शन हो गया हो, दैट इज इन्फेक्शन छोटे टर्म में। अब आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और वहां पे जो प्रॉब्लम हुई थी वो आपके बेटा हो सकता है जो भी आपका पैथोजन था, जो भी आपका वायरस या बैक्टीरिया, आपको कोई भी इन्फेक्शन वहां पे हुआ, वो बेटा आपकी बॉडी के अंदर गया, ब्लड स्ट्रीम से यहां वहां गया और आपके किसी ना किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गया, और जिससे आपको बड़े लेवल पर बहुत सारे सिम्टम्स दिखने लग जाए, तो वो एक बीमारी का रूप ले लेती है। जैसे कि कट लगने के बाद अगर आपने उसको ठीक नहीं देखा और आपको बड़े लेवल पे प्रॉब्लम होती है, उसमें सेप्सिस हो जाता है, ठीक है, तो कट लग के उसमें थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन हुआ, दैट या इन्फेक्शन हो गया छोटे लेवल पे, फिर 2-4 वीक के बाद वो ठीक हो गया, दैट इज सिंपली इन्फेक्शन। उसकी वजह से किसी भी डिजीज कॉजिंग एजेंट, कोई वायरस हो गया, कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई प्रोटोजोआ हो गया, उससे आपको इन्फेक्शंस होते हैं, और इन्फेक्टेड अगर आप हो गए, इन्फेक्शंस आपको हो गए, इवेंचुअली उसकी वजह से अगर बड़े लेवल पर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपके ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहे हैं और आगे जाके बेटा वो बहुत सारे सिम्टम्स आप में शो कर रहे हैं, वो एक्चुअल में डिजीजेस कहलाते हैं। हालांकि एनसीईआरटी डिजीज भी बोलती है, इन्फेक्शंस भी बोलती है, बट करेक्टली से इन्फेक्शंस बोलना, ठीक है, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखो आपको दोनों चीजें मिल रही है, वेनेरियल डिजीजेस भी बोल रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी बोल रहे हैं, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस इन्फेक्शंस भी बोल रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो बच्चों? यस, गोनोरिया, साइफिलिस, जेनाइटल हर्पीस, क्लमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, hepatitis B, and the most discussed infection in recent year, HIV, that leads to AIDS, are some of the common sexually transmitted infection. And among these, HIV infection is the most dangerous and discussed in chapter 7. सबसे खतरनाक है क्योंकि भाई वो अल्टीमेटली तुम्हारी इम्यूनिटी को खत्म कर देता है। Some of the infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injections or needles, surgical instruments, etc. जैसे कि मैंने कहा था बेटा, ये पॉइंट आप अपने नोट्स में ऐड कर लो, क्योंकि हम ऐड करना भूल गए, आप अपने नोट्स में से ऐड कर लो। जैसे बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से फैल रही है, लेकिन कुछ बीमारियां जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया, जैसे HIV हो गया, ये इंजेक्शंस या नीडल्स, इन्फेक्टेड इंजेक्शंस या नीडल्स से भी फैलता है। आप आगे पढ़ोगे, जो ड्रग अब्यूज करते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, स्पेशली इंजेक्शंस के थ्रू ड्रग्स लेते हैं, इंट्रावीनस ड्रग लेते हैं, है ना, तो अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान है, और बेटा ड्रग्स जो लोग करते हैं उनके पास अगर इतना दिमाग होता तो ड्रग्स ही नहीं करते, है ना, और जो लोग कर रहे हैं एक ही साथ बेटा सारे लोग ड्रग्स कर रहे हैं, नीडल सब एक ही कॉमन यूज कर रहे हैं, तो इन्फेक्टेड अगर नीडल होगा, सिर्फ ड्रग अब्यूजर्स नहीं बेटा, किसी भी केस में अगर इन्फेक्टेड नीडल्स हैं, तो HIV और हेपेटाइटिस कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो इन्फेक्टेड नीडल्स के थ्रू भी बेटा ट्रांसफर हो सकती है एक डिजीज्ड बंदे से एक हेल्दी पर्सन में, ठीक है। विद इन्फेक्टेड पर्सन ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस टू, बोला कि नीडल से भी हो पा रहा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑब्वियसली बेटा नीडल्स के थ्रू हो कैसे रहा है, ब्लड के थ्रू ही तो हो रहा है इन्फेक्टेड नीडल से, है ना। मां से बच्चे को भी हो सकता है, आगे मैं एड्स के बारे में भी आपको पढ़ाऊंगी, तो आप देखोगे अगर मां को एड्स है तो वो जो बच्चा कैरी कर रही है बच्चों, उसके पास भी, उसको भी एड्स हो सकता है। फिर ये वाला पॉइंट तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमने स्टार मार्क किया है, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस एंड HIV इन्फेक्शन, अदर डिजीजेस आर कंप्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली। बाकी सारी बीमारियां अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए और उनको प्रॉपरली ट्रीट किया जाए
तो वो कंप्लीटली क्योरेबल है एक्सेप्ट दीज बीमारियां, दीज आर सुपर डेंजरस। अर्ली सिम्टम्स बेटा इंक्लूड, बहुत माइनर होती है, बहुत कम होती है, छोटी मोटी होती है, इचिंग हो गया, फ्लूइड डिस्चार्ज हो गया, थोड़ा बहुत पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है इन द जेनाइटल रीजन, ठीक है। इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन बी एसिम्प्टोमेटिक एंड हेंस में रिमेन अनडिटेक्टेड। फीमेल्स में अर्ली स्टेज में काफी बार सिम्टम्स ही नहीं आते, एसिम्प्टोमेटिक। बेटा कोविड का भी एक स्टेज आया था, आपको पता है, आपने ऑफ कोर्स सुना होगा, सबने सुना था कि एक टाइम पीरियड आया था जिसमें एसिम्प्टोमेटिक था और लोगों को फिर भी कोविड था और उनमें कोई सिम्टम्स नहीं थे, है ना। तो फीमेल्स के केस में बोला है कि जनरली फीमेल्स जो होती हैं इनिशियली एसिम्प्टोमेटिक होती हैं और डिटेक्शन उनमें नहीं होता बहुत टाइम तक। Absence or less significant symptoms in the early stages of infection and the social stigma attached to STI deter the infected person from going for timely detection and proper treatment। बोला कि क्योंकि या तो symptoms सही से नहीं पता चल रहे, एक तो बेटा मेरे को एक सेकंड दो, तो या तो बेटा लेस सिम्टम्स है, सिग्निफिकेंट सिम्टम्स नहीं है, इसीलिए डिटेक्शन अर्ली नहीं हो रहा है, या फिर सोशल स्टिग्मा। बोलना बहुत आसान है लेकिन बेटा जिस इंसान के साथ आप, बेटा मैं चैट्स ऑन कर रही हूं और आप मुझे अपना फीडबैक देना है इस चीज पर। आप सोच के देखो, जब कोविड बेटा स्टार्ट हुआ था और जब कोविड के टेस्ट हो रहे थे और ये पता किया जा रहा था कि कोविड मतलब पता कर रहे थे बेसिकली, और फिर बेटा वो हो जा रहा था क्या, क्वारंटाइन करना पड़ता, लोग बताते ही नहीं थे। आप मुझे बताओ, आपने आसपास भी देखा होगा, लोगों को डर लग रहा था कि कहीं मेरे को ये मैं बता दूं कि मेरे को कोविड हो गया है। इनफैक्ट जब कोविड थोड़ा बहुत कंट्रोल में भी आ गया था तो भी लोग बताने से डर रहे थे कि मेरे को कोविड है, कि इट वॉज अ वेरी बिग डील। और जब बताओगे नहीं तो ट्रीटमेंट कैसे होगा, है ना। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो ऐसे मान लेते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, तो सोशल स्टिग्मा एक प्रेशर है, शर्म आती है लोगों को बताने में कि भाई ऐसा हो गया है, तो वही चीज है ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो एक सोशल स्टिग्मा है जिसकी वजह से लोग जाते ही नहीं डॉक्टर के पास। जब जाओगे नहीं तो प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे होगी, तो वो शर्म वरम नहीं होनी चाहिए बेटा उस तरीके की, क्योंकि इसमें शर्म तो करने वाली बात ही नहीं है ना। और इसीलिए आप अगर टाइमली जाओगे तो प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा, अर्ली डिटेक्शन होगा, ठीक है। अच्छा आगे क्या बोला बेटा, दिस कोड लीड टू कॉम्प्लिकेशंस लेटर, बाद में कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, इवन कैंसर। कैंसर ऐड करना भूल गई ना, कैंसर लिख लो, इवन कैंसर भी दिखता है। सो STI आर अ मेजर थ्रेट टू हेल्दी सोसाइटी, देयरफॉर प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ दीज डिजीजेस आर गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। तो बोला कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स में इसको एक बहुत प्राइम लेवल पे कंसिडर किया जाता है ताकि उसको प्रिवेंट किया जाए, ट्रीट किया जाए, क्योर किया जाए, ठीक है। दो ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल टू दीज इन्फेक्शंस, देयर इंसिडेंस आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमंग द पर्सन ऑफ 15 से 14। हर किसी को हो सकता है यार इन्फेक्शन, किसी को भी हो सकता है। कितने पे कर दिया टेम्परेचर? तो टेम्परेचर 24 पे करो, जो भी है उनको बोलो, या तो जयेश को बुला दो, मैं जयेश को बोलूंगी कि कोई देखे, क्योंकि मेरे हाथ बिल्कुल फ्रीज हो गए यार। 24 पे चला दो, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबको हो सकती है 15 से 24, सबसे हाईली प्रोन, और मैंने बता दिया बेटा रीजन, ठीक है, रीजन क्या होता है। बाकी अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर, ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग कोइटस, इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन, गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट एंड डायग्नोज विद इन्फेक्शन, डू नॉट गो टू गूगल इफ यू आर इन डाउट। समझ में आ रही है मेरी बात? यस, हाँ, पता चला बेटा सिम्टम्स है, तुम गूगल के पास जा रहे हो, या फिर हे सिरी प्लीज टेल मी, ठीक है। ऑन अ सीरियस नोट बेटा, दिस इज समथिंग वेरी सीरियस, सो उसका ट्रीटमेंट भी उतना ही सीरियस होना चाहिए। तो मेरे को बताया एनसीईआरटी की एक लाइन हो गई, और बेटा टॉपिक हो गया। मेरे को बता दो टॉपिक में बेटा कोई दुख दर्द समस्या? यस, जल्दी बताओ, ठीक है, डन डन डन। तो इस चैप्टर का बेटा एक आखिरी टॉपिक बचा है। अगर पीवाईक्यू आज ना हो पाए तो एज यूजुअल हम पीवाईक्यू अगले दिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई जल्दी वाली बात नहीं है बेटा, आराम आराम से पढ़ेंगे, टॉपिक क्लियर होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हाँ, तो बेटा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक दैट इज इनफर्टिलिटी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इनफर्टिलिटी। पक्की बात? फिर मैं चैट्स ऑफ कर रही हूं, ठीक है। यार एक्चुअली पता है क्या होता है, देखो ऑफ कोर्स क्लास के अंदर गर्मी लगती है, ठीक है, गर्मी लगती है। चैट्स ऑफ क्यों नहीं हुआ?
2 बार करना पड़ा, हाँ। तो गर्मी लगती, लेकिन पता है जब 16 या 18 टेम्परेचर हो जाता है तो हाथ पैर फ्री, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल मेरे सर के ऊपर एसी लगा है और यहाँ पे भी, तो बिल्कुल हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, ठीक है। तो वैसे भी नहीं पढ़ा सकते, बिल्कुल गर्मी में भी नहीं पढ़ा सकते, तो एक नॉर्मल टेम्परेचर कर लेना चाहिए 24 हो जाता है तो सबके लिए अच्छा है। बट ये मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ बेटा, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। इनफर्टिलिटी, मैंने आपको स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी के बारे में समझाया तो था। स्टेराइल मतलब कैन नॉट कंसीव, अब आप कंसीव नहीं कर सकते, अब आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसमें आप स्टेराइल ही हो गए। इनफर्टाइल होने का मतलब कि पहली बात तो एनसीईआरटी की क्या डेफिनेशन है, उससे पेपर में क्वेश्चन आया नीट में। इनफर्टाइल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कि एक ऐसा कपल जो ट्राई कर रहा है कंसीव होने के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए, तो इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स फॉर 2 years they are not able to conceive, they are not able to get pregnant, that is why those couples are called as infertile couple। अब ये अगर आपने बहुत जनरल भाषा में बेटा, आम भाषा में अगर आपने सुनाओ, ऐसे बोलते हैं अरे इसको तो बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, लड़की में ही प्रॉब्लम है, ठीक है, ये लड़की तो ऐसी है, आपने काफी सारे टर्म्स सुने होंगे ऐसे, लड़की में ही प्रॉब्लम होगी, बच्चा नहीं पैदा कर पा रही। बट बेटा इनफर्टिलिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मेल्स में भी इक्वली दिख सकती है, जस्ट लाइक इन फीमेल्स। तो पहली बात तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 साल लगातार ट्राई करने के बाद भी दे आर अनेबल टू कंसीव, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी वाली पहली बार कितने साल वाला लिखा रहता है एनसीईआरटी में कि फॉर हाउ मेनी इयर्स दे आर ट्राइंग, वो डेटा क्या है, उनको इनफर्टाइल बोलते हैं। एक मेल भी इनफर्टाइल हो सकता है, एक फीमेल भी इनफर्टाइल हो सकती है, कई रीजंस हो सकते हैं जैसे कि मैंने आपसे कहा। और बेटा इसीलिए तो वैसे आपने टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम सुने होंगे, चलो मैं चैट थोड़ी देर के लिए ऑन करती हूँ। आपने बेटा टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम सुने होंगे, जो सबसे पहले टेस्ट ट्यूब, अब देखो वही है, डबल क्लिक करना पड़ेगा, अब चलेगा, हाँ। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स आपने सुने होंगे, काफी फेमस थे। तो सबसे पहले जो आए थे एक्चुअल में ट्रीटमेंट्स, वो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स के नाम से जाने गए थे। बट ऑफ कोर्स बेटा जो आप बोलते हैं ना कि वो क्या था, क्या किसकी जननी है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ऐसा बोलते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। थैंक यू, मेरे लिए यार पानी भिजवा देना प्लीज, गरम आया था एक और, ठीक है। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ऐसा कुछ पढ़ा है ना हमने। तो एक्चुअल में जब पता चलने लग गया बेटा प्रॉब्लम्स की, मेल में भी प्रॉब्लम हो सकती है, मेल में भी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, फीमेल में प्रॉब्लम हो सकती है, फीमेल में भी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, तो अकॉर्डिंगली बेटा बहुत सारी टेक्निक्स आई, बहुत सारी टेक्निक्स आई, ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स आई अलग अलग प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, ठीक है। फीमेल क्यों इनफर्टाइल हो सकती है, फीमेल में ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है ढंग से, फीमेल में फॉलिकल्स ढंग से मैच्योर नहीं हो रहे हैं, फीमेल में ओव्यूलेशन तो हो रहा है पर फैलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब एग को कलेक्ट नहीं कर पा रही है, हार्मोन्स की ही लोचा है। तो मल्टीपल रीजंस फॉर अ फीमेल टू बी इनफर्टाइल। मेल में भी बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगो का मतलब होता है लो स्पर्म काउंट, लो स्पर्म काउंट हमने पढ़ा था ना बेटा कि एक इजैक्यूलेशन में 2.5 से 5 ml सीमन रिलीज होता है, इन विच 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स आर देयर, out of which at least 60% should have normal shape and size, out of which at least 40% should show vigorous motility, ऐसा हमने पढ़ा था बच्चों। अब अगर भैया स्पर्म काउंट ही ठीक नहीं है, इतने सारे स्पर्म में बेटा एक रेस जीतता है, 200 से 300 तो पहुंच ही पाते हैं स्पर्म ओवा के पास, कितना कंपटीशन होता है। अगर स्पर्म काउंट ही कम हो जाएगा तो वो मेल भी इनफर्टाइल हो सकता है। समझ में आ रही है बात। तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम या तो ओलिगोस्पर्मिया की वजह से हो रही है, टेस्टोस्टेरोन ढंग से नहीं है उसकी वजह से हो रही है, या मेल में इरेक्शन की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो फीमेल को प्रॉपरली इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, ये प्रॉब्लम भी बेटा मेल में हो सकती है। स्पर्म तो बन रहा है बट स्पर्म में मोटिलिटी ठीक से नहीं है, अगर वो मूवमेंट ही ठीक से नहीं करेगा, शेप एंड साइज अगर ठीक नहीं होगी, तो फिर बेटा ये सारे फैक्टर्स एक मेल को इनफर्टाइल बना सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात बेटा। तो अ मेल कैन बी इनफर्टाइल, अ फीमेल कैन बी इनफर्टाइल, बट इनफर्टाइल कपल्स कैन बी हेल्प्ड, दे कैन बी हेल्प्ड टू कंसीव, एंड सच टेक्निक्स जो उनको हेल्प करती है उनको बोला जाता है
assisted reproductive techniques. क्या समझ में आ रही है बात बच्चों? Yes, done. ठीक है, yes. हाँ, चलो हम इस चैट्स को करते हैं बेटा बंद. Yes. चलो क्या लिखते हैं बेटा? ये couples are unable to conceive even after unprotected coitus for 2 years. ठीक है, a male as well as a female can be infertile. हालांकि बेटा एक मेल क्यों इनफर्टाइल होगा, इनफर्टाइल, या एक फीमेल क्यों इनफर्टाइल होगी, एग्जैक्ट रीजन एनसीईआरटी में दिए नहीं है, बट ये बहुत आसान है, तो एक दो पॉइंट्स लिख देती हूँ ताकि आपको ना कॉन्सेप्ट याद रहे. ठीक है, तो जैसे कि मेल्स में मैंने आपको क्या क्या बोला कि मेल्स में लो स्पर्म काउंट हो सकता है, लो स्पर्म काउंट हो सकता है, जिसे ओलिगोस्पर्मिया भी बोलते हैं, ओलिगोस्पर्मिया भी बोलते हैं. ठीक है, या फिर बेटा इरेक्टाइल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर एबनॉर्मल शेप, साइज एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म हो सकता है. फीमेल क्यों बेटा इनफर्टाइल हो सकती है, जैसे कि इरेगुलर ओव्यूलेशन हो रही है, प्रॉपर ओव्यूलेशन नहीं हो पा रही है. ठीक है, एंडोमेट्रियम नॉट फेवरेबल, एंडोमेट्रियम फेवरेबल ही नहीं है कि वो बच्चे को कैरी कर पाए फॉर इम्प्लांटेशन. या फिर एग तो बन रहा है बट एग का कलेक्शन नहीं हो पा रहा है फैलोपियन ट्यूब से, एग नॉट कलेक्टेड बाय, ठीक है, थैंक यू, बाय फैलोपियन ट्यूब. हालांकि बेटा बहुत सारे रीजंस हैं, मैं आपको कुछ यही वाले रीजंस बता रही हूँ जो आपके काम के हैं. ठीक है, जल्दी जल्दी करो. यस, फटाफट से ये करो, फिर मैं क्या करूंगी बेटा, अगली स्लाइड. ये सारा समझा चुकी हूं, तो फटाफट से नोट करो, ये सारा कुछ एक्सप्लेन्ड है आप लोगों को. फटाफट से डन एवरीवन. यस, अब इनको बेटा कैसे वो किया जाता है हेल्प, आर्ट से, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स. और उस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स को समझाने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगी बच्चों कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स क्या होते हैं. इन जनरल जो हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स पढ़ा होगा आपने, सुना होगा आपने, वो क्या होता है, वही सारी बेटा उसी की थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन हो गई आर्ट में, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स में. ठीक है, या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में.
ओके श्रुति, जल्दी बताओ बेटा। दीक्षा, रिया, अजला, पुष्पा, लोकेश, स्मृति, देवांश, चित्रांशी, निशी, लेजिट, अनमोल, मधुरिमा, ज्योत्सना, अंकित, साबिया, भूमिका, आस्था, शाकिब। डन एंड डन। यस एवरीबॉडी, डन एंड डन। तो पहले तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगी। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होते हैं? जो टेस्ट ट्यूब में बनते हैं बेबीज, बेबी टेस्ट ट्यूब में बन गया। टेस्ट ट्यूब तो पता है ना, टेस्ट ट्यूब। क्या लगता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम क्या होता है? ठीक है, पहले मैं एक लाइन लिखती हूं। द कपल्स आर हेल्प्ड, द कपल्स आर हेल्प्ड बाय आर्ट। आर्ट का फुल फॉर्म आगे लिखूंगी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज नहीं। हाँ, एक्चुअल में टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, आगे मैं भी समझा रही हूं आपको। ठीक है, चलो क्या डन एंड डन। एक लाइन ये वाली बेटा फटाफट से नोट कर लो, एक लाइन ये वाली, फिर थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब बेबी को पहले समझाऊंगी एंड देन बेटा सारी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस, कि किसका नाम ऐसा जिफ्ट बोला, किसको गिफ्ट बोला, किसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोला, किसको इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर बोला, किसको आईसीएसआई बोला। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों को पता है, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। थोड़ा बहुत तो ये बेटा पिछले चैप्टर के टॉपिक से भी थोड़ा रिलेटेड होगा। सबसे पहले मैं एक बेसिक चीज आपको बताना चाहूंगी अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुए थे, फिर जैसे जैसे प्रॉब्लम्स बेटा अलग अलग पाई जाने लगी तो अलग अलग डिफरेंट टेक्निक्स बेटा आने लगी। ओके, तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स में क्या हो रहा है, जैसे कि कोई फीमेल से या किसी डोनर से, इन द सेम वे किसी मेल से या किसी डोनर से क्या लिया गया, या तो मेल पार्टनर से बेटा स्पर्म ले लो, अगर मेल में कोई प्रॉब्लम है तो किसी डोनर से स्पर्म ले लो। ठीक है, इन द सेम वे या तो फीमेल से ओवा ले लो या किसी फीमेल डोनर से ओवा ले लो। ठीक है, एक ओवा निकाला फीमेल की बॉडी से, किसी भी फीमेल जो खुद मदर है बायोलॉजिकल, या फिर बेटा डोनर से ओवा ले लिया, मेल से बेटा स्पर्म ले लिया। बेसिकली यहां से हमने ओवा निकाला, यहां से हमने स्पर्म निकाला। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फीमेल डोनर से ओवा और मेल डोनर से हमने स्पर्म निकाला, और इसे हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब की शक्ल काफी खराब बनी थी, और इसे बेटा हमने क्या किया, आउटसाइड द बॉडी इन द लैब में, आउटसाइड द बॉडी लैब कंडीशन में हमने इस ओवा को और इस स्पर्म को फ्यूज करवाया। ठीक है, लैब कंडीशन में किया तो ऐसे फ्यूजन को बेटा बोला जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखो, दो तरीके से फर्टिलाइजेशन, दो तरीके की टेक्निक्स भी आप पढ़ोगे आगे, जो डिटेल में मैं आपको 8 पढ़ाऊंगी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज पढ़ाऊंगी, उसमें दो तरीके से बेटा टेक्निक्स को किया जाता है। एक जिन टेक्निक्स में बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होती है, और एक ऐसी टेक्निक्स बेटा जिनमें बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। कब कौन सी टेक्निक को यूज करते हैं ये तो मैं आपको भी समझाऊंगी ही, पर आपको याद रखना है इन विट्रो और आपको याद रखना है इन वीवो। इन विट्रो का मतलब होता है जब आप
स्पर्म और ओवा के बीच में बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं तो आप उसको बोलते हैं बेटा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और जब आप बेटा बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, यानी कि या तो बॉडी के अंदर स्पर्म चला गया है किसी तरीके से आर्टिफिशियली, या तो बॉडी के अंदर आपने गेमीट, किसी भी तरीके के गेमीट को आपने ट्रांसफर किया है और बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रही है। मैं आपको बताऊंगी कि कब कौन सी चीज की जाती है, बट अभी बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, इन वीवो फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे आप बोलते हैं बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यस बेटा थोड़ा ना शांति से, अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, वेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चार्ट्स को करती हूँ बेटा म्यूट, और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन, तो मैं इसको लिख रही हूँ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मैं आगे भी आपको इसको डिटेल में बताऊंगी भी, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब को बनाया जाए। आपने फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाया, आपने फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना दिया, फिर इस जाइगोट को बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। आपने ये क्या बनाया, आपने ये बनाया जाइगोट, और इस जाइगोट को क्या करते हैं, हाँ ये जो जाइगोट बना इसको करते हैं ट्रांसफर इनटू द बॉडी। कैसे, कौन से स्टेज पे ट्रांसफर करते हैं, क्या ट्रांसफर होता है, ये मैं आगे भी आपको बताऊंगी। ट्रांसफर्ड इनसाइड बॉडी। बेसिकली आपने बॉडी के, दिस इज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, दिस इज कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। अब इन्हीं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स को बेटा आपने यूज किया और अलग अलग टेक्निक्स को बनाया, अलग अलग टेक्निक्स का नेमिंग हुआ, जिसमें आ रहा है जिफ्ट, गिफ्ट, ICSI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो हम अब डिटेल में बेटा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स को डिस्कस करने वाले। बहुत इजी है बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फटाफट से इसे बेटा डन कर लो, फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट से डन कर लो। हो गया है तो एक बारी मुझे बता दो, डन एवरीबॉडी, पक्की बात। ठीक है, अब देखो बेटा दो तरीके से आप फर्टिलाइजेशन करवाओगे, एक बॉडी के बाहर, एक बॉडी के अंदर। एक होगा इन विवो फर्टिलाइजेशन, एक होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो में एनसीईआरटी में कौन कौन से दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है जिफ्ट, एक दिया हुआ है ICSI। और इन विवो के लिए एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है, इन विवो के लिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है गिफ्ट और दिया हुआ है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, देखो कितना सहज है और कितना सिंपल है, अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं बेटा आर्ट क्या होता है, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे। आर्ट इज असिस्टेड reproductive technologies। ठीक है, yes, the techniques that are used to help infertile couples। अब मैं आपको बेटा दो चीजें लिखवा रही हूं, देखो जो आप इन टेक्निक्स को यूज करेंगे इसमें फर्टिलाइजेशन दो तरीके से हो सकती है मैम। कौन से दो तरीके से हो सकती है बच्चों,
एक जो कि बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रही है और एक जो कि बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है, यानी कि एक इन वीवो टेक्निक हो सकती है, एक इन विट्रो टेक्निक हो सकती है। ठीक है, तो एक हो गई इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, और एक बेटा जिसे हम बोल रहे हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। इसमें तो कोई दुखदार समस्या नहीं है। अब इनके अंडर जो टेक्निक आती है ना बेटा, उन टेक्निक्स को अभी हमें डिटेल में डिस्कस करना है। इनके अंडर जो जो टेक्निक्स आएगी उनको हमें डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, ठीक है, यस। These stupid people बेटा, जिंदगी में बेटा जीना ही सबका दुश्वार कर देंगे। क्या करते हैं यार, क्या बेटा टाइम पास करते हो। कितनी वेली जिंदगी है यार, कितनी खाली जिंदगी है यार। क्या तुम्हारी जिंदगी में बेटा कुछ नहीं रखा है। कितनी खराब जिंदगी है तुम्हारी यार, कितनी खराब। सही में स्नेहा कह रही है लाइफ इज सो बोरिंग बिकॉज यू आर बेटा ऑफ नो यूज, क्योंकि तुम किसी काम के ही नहीं हो। तुम यहीं पे बेटा एक दूसरे के साथ बेटा चिटियाते रहोगे। कितनी खराब जिंदगी है भाई, इतनी खाली है कि कुछ करने को ही नहीं है जीवन में। यहाँ तुम लोगों से मिलते हो और आपस में चैट करते हो और उसी में खुश हो जाते हो कि कोई तो है जो हमें पूछ रहा है, कोई तो है जो मुझसे बात कर रहा है। कितनी बातें करते हैं, क्योंकि कोई है ही नहीं बेटा रियल लाइफ में। उनके आसपास कोई नहीं है जो उनसे बात करे, कोई नहीं है जो उन्हें पूछे, कोई नहीं है जो उन्हें भाव दे। तो बेटा यहीं पे बेटा स्क्रीन के पीछे से अपने ही टाइप के लोगों से बात करते हैं। उसको भी भाव नहीं मिलता, इसको भी भाव नहीं मिलता, तो दोनों एक दूसरे को भाव देते हैं। ठीक है, इतनी खराब जिंदगी है क्या बेटा, इतनी दुश्वार जिंदगी है कि यहाँ पे तुम्हें उस चीज में मतलब खुशी मिल रही है। क्या बताएं, ये तो सही में तुम्हारी जिंदगी बहुत ही खराब है बेटा, बहुत ही खराब है। उससे अच्छा तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी जिंदगी अच्छी है तुमसे, क्योंकि तुम इतने खाली हो बेटा और तुम्हारी सिचुएशन इतनी खराब है कि कोई तुमसे नहीं पूछता है। तुम्हारा कोई दोस्त ही नहीं है, तुम्हारा कोई जानकार ही नहीं है जो तुम्हारी खबर ले। तो तुम बेटा ऐसे ही अपने टाइप के लोगों से बातचीत कर रहे हो। ठीक है, सही है, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है बेटा। देखो ये एक्सेप्टेंस नहीं आती, वरना वो बंदा ना या बंदी जो भी है वो बेटा क्या बोलते हैं बाद में ना स्क्रीन ऑफ करके सोचेंगे कि मैम बोल तो सही रही थी, इतनी खराब जिंदगी हमारी कि हम ये काम करते हैं कि हमसे हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा कोई लाइफ में एम नहीं है, हमारी कोई लाइफ में मोटिवेशन नहीं है। जिस बच्चे का, जिस इंसान का लाइफ में एम होता है कि मैं कुछ बनूंगा, एक मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा यार, माँ बाप को खुश रखूंगा, घूमूंगा, ठीक है, देश विदेश घूमूंगा, माँ बाप को घुमाऊंगा, माँ बाप को शॉपिंग कराऊंगा, उनके सपने पूरे करूंगा, उनके लिए घर लेके दूंगा, तो वो इंसान के लाइफ में मोटिवेशन है और वो उसके लिए बेटा काम करता है, उसके लाइफ में होप्स है। उसको नहीं फर्क पड़ता स्नेहा जैसे कि आई एम माई लाइफ इज बोरिंग, या किसी और के जैसे कि तुम मेरे से बात कर लो भाई, मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है। ऐसे लोग बेटा क्या लाइफ में एम लेके, मेरे को हैरानी होती कि तुम्हारे लाइफ का कोई एम नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं, जीरो मोटिवेशन। क्योंकि जिसके पास ये मोटिवेशन होती है उसके पास समय कहाँ होता है ये सब बकवास करने का, है ना। तो यार चलो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इन वीवो फर्टिलाइजेशन, इसमें बेटा फर्दर आपको दो चीजों के बारे में पढ़ना है, इसमें फर्दर आपको दो चीजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यस। तो एक, अरे वुमन वुमन ना करो, जो यहाँ पे मेन मेन है ना बेटा, उसकी तो कहानी तुम्हें क्या बताऊं, वो कहीं ज्यादा ऊपर दर्जे पर है भाई। एक्सक्यूज मी बॉयज। हाँ, तो क्या है बेटा इन विट्रो और इन वीवो में, इन विट्रो में आता है आपका क्या, जिफ्ट, और इन विट्रो में आता है आपका ICSI। इसमें आता है बच्चों गिफ्ट, एक तरीके का गिफ्ट ही है यार, ये माँ के लिए एक बहुत बड़ी गिफ्ट है। और यहां पे आता है AI, ठीक है, हाँ।
तो इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर ZIFT। इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो क्या हो गया ICSI, ठीक है। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है भाई। गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। देखो कई तो वर्ड्स से ही आपको समझ में आएगा कि इन विट्रो है या इन वीवो है। कई के तो बेटा नाम से ही तुम्हें समझ में आएगा कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए या इन वीवो फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए। एंड AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देखो बच्चों आप खुद बेटा लॉजिक लगा के देखो, आप खुद लॉजिकली सोच के देखो। मैं एक टेक्निक को बोल रही हूं जिफ्ट को मैं बोल रही हूं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। हालांकि बेटा हमेशा जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में नहीं ट्रांसफर करते, एक जाइगोट होता है जिसे यूट्रस में भी ट्रांसफर करते हैं, उसे IUT बोलते हैं, अभी मैं बताऊंगी। बट इसमें आपको एक चीज तो समझ आ रही है ना, जाइगोट को ट्रांसफर कर रहे हो, तो अगर जाइगोट को ट्रांसफर कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, फर्टिलाइजेशन कहां हुई होगी, बॉडी के बाहर ही हुई होगी, तभी तो जाइगोट को ट्रांसफर कर रहे हो। समझ आ रही है लॉजिक। या फिर गिफ्ट को देख लो, गिफ्ट में तुम बोल रहे हो गैमीट को ट्रांसफर कर रहे हो। अब चाहे तुम्हें पता ना हो कि कौन सी गैमीट ट्रांसफर करते हैं, मेल गैमीट या फीमेल गैमीट, पर आप गैमीट को बॉडी में ट्रांसफर कर रहे हो। यानी लॉजिकली अगर सोच के देखो कि बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए, है ना। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब तुम्हें पता है ना बेटा, इंसेमिनेशन का मतलब जब स्पर्म्स फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आप रिलीज करते हो उसे आप इंसेमिनेशन बोलते हो। अब आप आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर रहे हो, बट आप भेज किसको रहे हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। इंसेमिनेशन मतलब स्पर्म भेज रहे हो, तो लॉजिकली बेटा बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है एवरीबॉडी? यस एवरीवन, क्या मेरी बात सभी को बेटा समझ लग रही है मैं क्या बोल रही हूं? कि आप इसके नाम से बेटा पता लगा सकते हो। यस और क्या यहां तक बच्चों डन हो गया है? यस डन हो गया। तो बेटा 1 by 1 क्या हम इन टेक्निक्स को डिस्कस कर सकते हैं बच्चा पार्टी? यस ठीक है, चलो सबसे पहले बेटा हम शुरू करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से। नंबर 1 हम शुरू करते हैं, ऐसे नहीं, नंबर 1 हम शुरू करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से। और इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जिफ्ट। अच्छा मुझे आप एक चीज बताना, देखते हैं आपको पिछले चैप्टर का याद है या नहीं, आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन का याद है या नहीं। ठीक है, तो हम जिफ्ट में बेटा क्या कर रहे हैं ना, ओवा नहीं, ऐसे लिखो, फीमेल से या किसी डोनर से, जैसा हमने टेस्ट ट्यूब बेबी में पढ़ा अभी, और मेल से या किसी डोनर से हमने क्या किया बच्चों, फीमेल से हमने ओवा ले लिया, मेल से हमने क्या लिया, स्पर्म। अरे यार, मेल से हमने क्या ले लिया बेटा, स्पर्म। ठीक है, यहां से हमने ओवा कलेक्ट किया, यहां से हमने स्पर्म कलेक्ट किया, इनको हमने आउटसाइड द बॉडी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाई, और बेटा हमने क्या किया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद जाइगोट बनाया। अब आप मुझे एक बात बताओ, जाइगोट जब बनता है, जाइगोट जब बनता है उसके आगे की स्टेप क्या होती है, जल्दी बताओ बेटा।
आप जब बेटा नॉर्मली जाइगोट बॉडी के अंदर भी बनवाते हैं, हम जब बॉडी के अंदर भी नॉर्मली जाइगोट बनती है, तो जाइगोट का तो इम्प्लांटेशन नहीं होता है ना। जाइगोट जाके तो बेटा यूट्रस के साथ में एंडोमेट्रियम में जाके नहीं चिपकती है ना। जाइगोट में क्या होता है, क्लीवेज डिवीजन होती है कि नहीं। और बेटा फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन से 2 सेल स्टेज बनती है, सेकेंड क्लीवेज डिवीजन से 4 सेल स्टेज बनेगी, फिर 8 सेल स्टेज बनेगी, 16 सेल स्टेज बनेगी, 32 सेल स्टेज बनेगी। लेकिन आप मुझे बताएंगे कि जिफ्ट के केस में कितने सेल स्टेज को ट्रांसफर किया जाएगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर, आप आंसर बताएंगे। क्योंकि ये पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, ये उसका एप्लीकेशन है। जिफ्ट के नाम से ही आपको आंसर मिलेगा। आपने जाइगोट बनाया और आप जाइगोट को बेटा छोड़ देते हैं कि यार ये क्या करेगा, ये क्लीवेज डिवीजन करेगा। और क्लीवेज डिवीजन नलायकों 32 सेल यहीं पे लगाऊंगी। 32 सेल क्या होता है, 32 सेल क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट को तुम बेटा फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करोगे क्या? 32 सेल वाली स्टेज फैलोपियन ट्यूब में दिखती है क्या? फिर तो वो फैलोपियन ट्यूब में ही जाके चिपक जाएगी। ब्लास्ट्यूला या ब्लास्टोसिस्ट फैलोपियन ट्यूब में बनती है नलायकों। यार फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन फैलोपियन ट्यूब में, सेकंड क्लीवेज डिवीजन फैलोपियन ट्यूब में, थर्ड भी फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में तुम्हें सिर्फ 8 सेल तक ही तो दिखते हैं। 16वां जो सेल होता है वो तुम्हें यूट्रस में एंटर करते हुए दिख जाता है, और 16 से 32 भी फिर तुम्हें यूटेराइन कैविटी में एंटर करते हुए दिखता है। 8 सेल तक अगर तुम खोल के देखोगे एनसीईआरटी में, अर्ली मॉड्यूला जो होता है वो तुम्हारा फैलोपियन ट्यूब में दिखता है भाई। तो एक्चुअल में जिफ्ट अगर तुम स्पेसिफिकली बोल रहे हो तो एक एम्ब्रियो ट्रांसफर तुम कर रहे हो जो कि कितने सेल स्टेज वाला है, 8 सेल स्टेज वाला तुम एम्ब्रियो जो है ट्रांसफर कर रहे हो फैलोपियन ट्यूब में। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर अप टू 8 सेल स्टेज। बट बेटा अगर हमने 8 सेल ना करके अगर मैं 16 सेल स्टेज करूं तो बेटा 16 सेल को फिर अपन कहां ट्रांसफर करेंगे? अगर हम 8 सेल वाला कर रहे हैं, हम जैसे कि इसमें जो 8 सेल वाला जो एम्ब्रियो है उसको हम बेटा फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं, बट बाई चांस हमें 16 सेल मिल गए और मेरे को 16 सेल स्टेज लेट मॉड्यूला स्टेज को ट्रांसफर करना है, तो मेरे को कहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा? यूट्रस में करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया 16 सेल स्टेज तुम्हें कहां दिख रहा था? यूट्रस में। अगर ऐसा एम्ब्रियो बनाते हैं जो एम्ब्रियो 16 सेल वाला है तो उसको कहां ट्रांसफर किया जाता है बच्चों? उसे ट्रांसफर किया जाता है यूटेरस में, जिसे बोला जाता है IUT, जस्ट अ टाइप ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जस्ट अ टाइप ऑफ जस्ट अ मॉडिफिकेशन बेसिकली, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इंट्रा मतलब विद इन यूट्रस ट्रांसफर कर रहे हो मोर देन 8 सेल स्टेज को। ठीक है, समझ में आ रही है? 8 सेल वाली है तो फैलोपियन ट्यूब में, मोर देन 8 सेल वाली है तो यूटेराइन कैविटी में। ठीक है कोई दुखद समस्या तो नहीं है? तो हम यहां पे लिखते हैं, तो इफ द एम्ब्रियो इज अप टू 8 celled stage, एम्ब्रियो ट्रांसफर, जिसे ET भी बोला जाता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर occurs in fallopian tube। फटाफट से कर लो बेटा, ये ना पिछले चैप्टर का एप्लीकेशन है। अगर तुम्हें वो चैप्टर ही याद नहीं रहेगा कि कब से क्लीवेज डिवीजन होती है, कहां पे होती है, कितने सेल स्टेज कहां पर दिखते हैं, तो ऑब्वियसली ये तुम्हें फिर नया नया लगेगा और नया पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? यस एवरीबॉडी? डन 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 कर लो। अरे भाई इसमें ऐसे लिख लो ना, इसमें आगे क्लीवेज होता है। एक नोट डाल के बेटा हम IUT के बारे में भी लिखेंगे। ठीक है,
आईयूटी इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर के बारे में हम लिख लेते हैं। आसान आसान सा है, बस थोड़ा सा ना बेटा नाम को ना, इसको थोड़ा सा नाम को ज्यादा समझो, ठीक है, तो डिफिकल्टी थोड़ी कम होगी, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम जाइगोट को क्यों नहीं करते, ठीक है। हाँ देखो बेटा, 8 को कब करेंगे, 16 को कब करेंगे मैम, 32 को कब करेंगे मैम, या ओवा कब ट्रांसफर करेंगे मैम, ये बेटा वैसे ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, ठीक है। एक्चुअल में डिपेंडिंग ऑन फीमेल की बॉडी में कौन सी जगह पे क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम होता है, किसी में बेटा हो सकता है ब्लास्टुला ट्रांसफर कर दिया जाता हो, किसी में हो सकता है लेट मॉड्यूलर ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी में अर्ली मॉड्यूलर ट्रांसफर कर रहे हैं, डिपेंडिंग कि उसकी सिचुएशन क्या है। किसी में सिर्फ बेटा फीमेल को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो गैमीट नहीं बना पा रही है या उसकी बॉडी में गैमीट प्रॉपर्ली आ नहीं पा रहा है, तो उसको ओवा दे दिया जाता है, समझ आ रही है। तो उसकी सिचुएशन क्या है प्रैक्टिकली उसको देख के बेटा चीजें की जाती है। अरे साइड तो मैं हो गई, तुमने अभी तक नोट नहीं किया इसको, यस इसको किया नहीं है अभी तक, डन 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 डन। डन 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 डन। अब एक नोट डाल के बेटा हम क्या लिखते हैं, एक नोट डाल के हम लिखेंगे if more than 8 cell stage is formed, it is then transferred into यूटरस, और इसको बोला जाता है IUT, नॉट IUI, क्योंकि आगे मैं IUI भी एक पढ़ाऊंगी आपको, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर IUT, ठीक है। अब देखो क्या सेकेंड टेक्निक, नंबर 2, सेकेंड टेक्निक क्या है, ICSI, नाम क्या कह रहा है बेटा, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या लगता है इसके नाम से, क्या लगता है इसके नाम से क्या कर रहे हैं, हालांकि यहां पे भी बॉडी के बाहर ही फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, हालांकि इसमें भी बॉडी के बाहर ही फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, बट कंडीशन क्या है देखो, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंजेक्शन के माध्यम से स्पर्म को ट्रांसफर किया जा रहा है विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। साइना की मम्मी को धन्यवाद, ठीक है। आप इंजेक्शन लेके ओवम को स्पर्म के अंदर डायरेक्टली डाल रहे हो, ठीक है। देखो बेटा आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करने के भी बहुत सारे तरीके हैं यार। देखो अगर नेचुरली दोनों का फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है बॉडी के अंदर, जो भी कपल्स को ये प्रॉब्लम है, तो आपने बेटा देखो एक तरीका ये है कि ओवम रखा हुआ है और बहुत सारे स्पर्म्स आपने दे दिए और उनको नेचुरली आपने फ्यूज होने दिया। अब मेरी बात सुनना, ठीक है, जैसे आपने इससे पिछली वाली टेक्निक जो पढ़ी जिफ्ट, उसमें आप ये सोच सकते हो कि उसमें और इसमें मैम डिफरेंस क्या रहा फिर, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम और इसमें प्रॉब्लम अलग होगी। उसमें जैसे स्पर्म्स को आपने नेचुरली बेटा ओवा को फ्यूज करने दिया, कई स्पर्म थे जिस तरीके से नॉर्मली फर्टिलाइजेशन होती है आपने बस उसे बॉडी के बाहर करवाया। अब अगर स्पर्म में मूवमेंट ही नहीं है बच्चों, अगर स्पर्म में मूवमेंट ही नहीं है तो वो नेचुरली तो फ्यूज कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। अरे यार काहे पीछे पड़ जाते हो, PYQs आज होंगे या नहीं बेटा, ट्रेन थोड़ी छूट रही है हमारी, अगले दिन कर लेंगे यार, टॉपिक ढंग से पढ़ो, उड़ाना थोड़ी है टॉपिक को। तो अगर स्पर्म बेटा मूव ही ना कर पाए ठीक से, अगर स्पर्म में मूवमेंट ही ना हो तो तुम उसको बेटा ओवा के पास छोड़ दो, वो नेचुरली उसको फर्टिलाइज ही नहीं कर पाएगा। अगर उसमें मूवमेंट ही नहीं है तो आपने उसको पकड़ के बेटा सीधे ओवा के साइटोप्लाज्म के अंदर डाल दिया,
समझ रहे हो मेरी बात? तो दिस इज कॉल्ड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। जैसी दिक्कत होती है उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट होता है। वन यहां पे भी बेटा बॉडी के बाहर ही फर्टिलाइजेशन करवा रहे हो, ठीक है? यस, ठीक है, डन 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 डन, समझ गए? तो मैं इसको बेटा लिखूं यहां पे, in this case using needles a sperm is directly injected into the cytoplasm of ovum. ये ओवम थी, ये ओवम का न्यूक्लियस है। आपने एक नीडल के माध्यम से स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड एज बच्चों इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है? फटाफट से बेटा डन 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 कर लो, बस 2 ही टेक्निक बची है, उसको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लो। जल्दी, इतनी जल्दी हो गया? ये ओवा है, ये ओवा का न्यूक्लियस है ना, और ये स्पर्म है। स्पर्म को डायरेक्टली आपने इंजेक्ट कर दिया, ठीक है? अब देखो अगली टेक्निक जिसमें आप इन वीवो फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। 2 टेक्निक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड गिफ्ट। अब आप बेटा देखो खुद ही समझ पाओगे, ठीक है? तो टॉपिक काफी सारे थे बेटा, समझने वाले टॉपिक से, ऐसे उड़ाना थोड़ी है, ठीक है? तो ना मैं क्या करती हूं, किस तरीके से लिखूं यार, इस तरीके से लिखते हैं ताकि एक ही पेज में आ जाए। इन वीवो में मैं एक बता रही हूं आपको, क्या? गिफ्ट, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और एक बेटा मैं आपको बता रही हूं AI, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। पहले तो मेरे को एक बात बताओ, गिफ्ट में आप गैमीट ट्रांसफर कर रहे हो फैलोपियन ट्यूब में, तो तुम्हें क्या लगता है मेल गैमीट ट्रांसफर कर रहे हो या फीमेल गैमीट? फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम कितना दिमाग लगाते हो लॉजिकली। बोर्ड पे ही आंसर लिखा हुआ है। मैंने पूछा कि गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर के नाम से समझ में आ रहा है कि गैमीट को फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है। मेरा क्वेश्चन था कि आप मेल गैमीट को ट्रांसफर कर रहे हो या आप फीमेल गैमीट को ट्रांसफर कर रहे हो? मुझे लग ही रहा था मेल आएगा आंसर। 90% जनता मेल दे रही है आंसर। बेटा अगर मेल गैमीट को ट्रांसफर करना होता तो फिर ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है? इसका मतलब भी तो यही है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हम मेल गैमीट को ट्रांसफर कर रहे हैं। अरे भाई जब एक टेक्निक ऑलरेडी लिखी हुई है बोर्ड पे जिसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोल रहे हैं, तो उसमें इंसेमिनेट कर रहे हो ना, उसमें तुम गैमीट को मेल गैमीट को दे रहे हो ना। हाँ अब बेटा एकदम वक्त बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, जैसे ही सवाल पूछ लो और गलत हो जाता है फिर फीमेल फीमेल फीमेल। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज मेल गैमीट का ट्रांसफर एंड गिफ्ट इज एक्चुअली फीमेल गैमीट का ट्रांसफर, क्योंकि AI में मेल गैमीट ट्रांसफर कर रही है, ये तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है। फीमेल का इंसेमिनेशन तो नहीं करवा रहे हो ना यार, मतलब फीमेल गैमीट का, ठीक है ना? यस। तो गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर आप उस कंडीशन में करते हो, सपोज ऐसी कोई फीमेल, देखो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर तुमने कराया जहां पे उस फीमेल का ही तुमने हो सकता है ओवा ले लिया या डोनर का ओवा ले लिया और तुमने उसके बॉडी के अंदर जाइगोट ट्रांसफर कर दिया, ठीक है? गैमीट हो सकता है कि उसमें तुमने जाइगोट इसलिए ट्रांसफर किया क्योंकि हो सकता है उसकी फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए कंडीशंस
सही नहीं थी, तो उसकी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो नहीं पा रही थी, कोई तो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही थी, तो तुमने उसको फर्टिलाइजेशन करवा के पूरा उसके बॉडी के अंदर तुमने ट्रांसफर किया जाइगोट को, कितने भी स्टेज में। अब इस फीमेल की अगर मैं बात करूं बेटा, इसमें ना ऐसा है कि ये फीमेल गैमीट नहीं बना पा रही, या फिर गैमीट प्रोड्यूस हो रहा होगा लेकिन गैमीट फैलोपियन ट्यूब में नहीं आ पा रहा, ठीक है, इसमें ये समस्या है। पर ये प्रेगनेंसी की सारी चीजें कैरी कर पाएगी, इसकी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होने के भी सारे बेटा लक्षण है, इसकी बॉडी के अंदर प्रेगनेंसी को भी बेटा कैरी करने की सारी चीजें हैं, इसके पास वो सारे कंडीशंस अवेलेबल है, बस इसके पास बेटा एक चीज नहीं बन पा रही है, दैट इज प्रॉपरली गैमीट फैलोपियन ट्यूब में अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, या तो फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है या तो बन ही नहीं पा रहा है ढंग से। तो इसकी बॉडी के अंदर एक ऐसी फीमेल जो गैमीट नहीं बना पाती या गैमीट फैलोपियन ट्यूब में नहीं दिखता है, उसको गैमीट गिफ्ट कर दो, उसको किसी से ओवा लेके इसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दो, बॉडी के अंदर गैमीट ट्रांसफर कर दिया, अब बेटा उसकी बॉडी के अंदर नेचुरली फर्टिलाइजेशन होने दो। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। पहले मैं इसे लिखती हूं, अ फीमेल who cannot produce an ovum, in this case ova can be transferred, ठीक है, in fallopian tube and later fertilization can be seen inside body, ठीक है, तभी तो इन वीवो बोला, ठीक है। अब देखो आयुष, पहले तो तुम टीचर को मत सिखाओ कि मैम आप पीवाईक्यू पोस्टपोन कर देते हो, तुम कौन हो बेटा बताने वाले, क्लास खत्म हो रही है अपनी बकवास करने लगते हो, क्या ये टॉपिक छोड़ दूं, पीवाईक्यू करा दूं, फालतू की बेटा बकवास नहीं करनी, हो तुम कुछ नहीं और तुम यहाँ पे टीचर्स को सिखा रहे हो मैम आप ये कर देती हो वो कर देती हूँ, मेरी मर्जी है बेटा, मैं जो चाहूं करूंगी, प्यार से पढ़ा रही हूं यार, आराम से, भागना है क्या, स्पीड अप कर दूं क्या कोर्स, क्या प्रॉब्लम है, बाकी बच्चों को पढ़ने दो, पढ़ने में मन नहीं है, आप ये कर देती हो वो कर देती हो, जबरदस्ती का इरिटेट करना है भाई, मत सिखा यार, पहले लायक हो जा, कुछ बन जा पहले कुछ। हाँ तो आपने बेटा गिफ्ट में गैमीट ट्रांसफर किया, ठीक है, आपने बेटा क्या किया, गैमीट ट्रांसफर किया, ठीक है, फीमेल गैमीट ट्रांसफर किया, ओवा ट्रांसफर किया, एक ऐसी फीमेल की हेल्प की भाई जिस फीमेल में गैमीट नहीं बन पा रहे थे, ठीक है। हाँ अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन देखो दो तरीके से हो सकता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करो, एक ऐसा मेल जिसमें स्पर्म काउंट कम है, या फिर बेटा एक ऐसा मेल जिसमें जो नेचुरली फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, यानी कि उसमें इरेक्शन प्रॉब्लम है, तो ऐसे केस में आप उस फीमेल के अंदर बेटा, मेल को प्रॉब्लम है बेसिकली, मेल में स्पर्म काउंट कम है या मेल में इरेक्शन की प्रॉब्लम है, तो आपने स्पर्म्स उठाए और आर्टिफिशियली बेटा किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। देखो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वेजाइना में किया, ठीक है, अगर आर्टिफिशियल तो उसको नॉर्मली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब आर्टिफिशियली फीमेल को इंसेमिनेट कर रहे हो, वेजाइना में भी कर सकते हैं, या बेटा स्पर्म्स को सीधा उठा के यूट्रस के अंदर डाल दो, तो ऐसी इंसेमिनेशन को बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। वेजाइना में तो नॉर्मली कर ही सकते हैं, फिर वेजाइना से बेटा स्पर्म मूव करते हुए आगे जाएगा, या डायरेक्टली यूट्रस के अंदर भी कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो आईयूआई और आईयूटी में बेटा डिफरेंस है, ठीक है, आईयूटी क्या था, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, किसका ट्रांसफर था, जाइगोट का ट्रांसफर था, अप टू बेटा मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज। लेकिन इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन क्या था, ऐसा इंसेमिनेशन जो यूट्रस में किया जाता हो, ठीक है, समझ आ रही है बात बेटा, एक बार मेरे को थम्स अप दे दो कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है, ठीक है, डन दे दो बेटा, एक बारी दिल बना दो यार, ठीक है। चलो AI में हम पहले तो लिखेंगे इफ मेल
हैज लो स्पर्म काउंट, ठीक है, और अनेबल टू inseminate the female naturally, ठीक है, बहुत बढ़िया। सीमेन इज, या डायरेक्टली लिखो, स्पर्म्स आर डायरेक्टली inseminated into vagina और into uterus, जिसको क्या बोला जाता है, IUT, यानी सॉरी IUI, सॉरी इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ठीक है, तो बच्चों इसको एक बारी लिख लो, एनसीईआरटी से रीड करते हैं, अगले दिन पीवाईक्यू करेंगे बेटा, कोई भागे नहीं जा रहा है पीवाईक्यू, ठीक है। अपनी ही क्लास है, मैम भी इधर है, तुम भी इधर हो, पढ़ाई करो। हालांकि बेटा देखो, तुम मुझे बेटा ये मत बोलना कि मैम आप गुस्सा मत करो, भाई गुस्सा नहीं होती, मेरे को इरिटेशन होती है, किस दुनिया में जी रहे हैं और कैसे लोगों के बीच में जी रहे हैं यार, एंड वाई आई हैव, मेरे को लगता है वाई आई हैव चोजन टू बी इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन एंड सी सच पीपल, मतलब आई गेट सो इरिटेटेड, मतलब मेरे को दुख होता है उन लोगों पे भी, और क्या अकल है यार, क्या अकल है, उस चीज का दुख होता है यार, गुस्सा कितना ही इंसान गुस्सा कर लेगा, ठीक है। हाँ, बेचारे पढ़ने वाले बच्चों को फालतू में डांट पड़े, पढ़ने वाले बच्चों को कोई डांट नहीं पड़ती बेटा, बोलना या ना बोलना अलग बात है, पर पढ़ने वाला बच्चा बेटा ऑनेस्टली जानता होगा कि मैं उनको दिल से मानती हूँ, दिल से प्यार करती हूँ और दिल से पढ़ाती हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है, बहुत ही मन से पढ़ाती हूँ, और मुझे पता है कि पढ़ने वाली जनता है, और इसीलिए बेटा गुस्सा वुस्सा करती भी नहीं हूँ। कुछ ज्यादा ही ना बेटा जब होने लगता है ना, तो इरिटेशन होती है ऐसे लोगों को देख के, क्यों एग्जिस्ट करते हैं यार, क्या पर्पज है, ठीक है। हाँ, तो बेटा एनसीईआरटी रीड कर लें, एक बार एनसीईआरटी रीड कर लें बच्चों, डन 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 हो गया क्या यहां तक का? यस एवरीबॉडी। एनसीईआरटी रीड करें, आप लोगों ने लिख लिया है, पक्की बात, पक्की बात। क्योंकि बेटा मेरे पास पर्सनली ना इतने अच्छे अच्छे प्यारे मैसेजेस भी आते हैं ना तुम लोग के, इतनी ज्यादा जनता है जो अच्छी है, और ये बच्चे मेरे को कुछ बोलते नहीं है, वो आपस में जो कर रहे होते हैं ना बेटा, मुझे ज्यादा गुस्सा उस पर आता है, मेरे को कौन क्या बोल रहा है, पर वो आपस में जो अपना टाइम बर्बादी करते हैं, मुझे उससे ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। अब क्या करें यार, सबका प्रॉब्लम का बेटा जिम्मेदारी नहीं ले सकते ना, वही बात है, समझा ही सकते हैं, ठीक है। चलो एक बारी बेटा इसको पढ़ लेते हैं, और अगली क्लास में बेटा पीवाईक्यू, ठीक है, अगली क्लास में पीवाईक्यू, और वो भी करेंगे क्या, पूरा कॉर्डेटा पूरा पढ़ के आना, रेप्टिलिया मतलब एम्फीबिया, रेप्टिलिया, मैमेलिया, मैमल्स तक सारा पढ़ के आना, उसका भी बेटा हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे। अगली क्लास ना नया चैप्टर शुरू करने से ज्यादा पीवाईक्यूज होंगे, और थोड़ा सा ना 11th वाला जो टॉपिक देके जा रही हूं उसका प्रैक्टिस सेशन होगा, ठीक है। As a discussion on reproductive health is incomplete without mention of infertility. A large number of couples all over the world, including India, are infertile. इसका मतलब क्या है? They are unable to produce children in spite of unprotected, अभी टाइम है, unprotected sexual cohabitation. The reasons could be many. फिजिकल रीजंस हो सकते हैं, कंजेनाइटल, बाय बर्थ बेटा प्रॉब्लम उनको हो सकती है, डिजीज हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल, इवन साइकोलॉजिकल, डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम डिफरेंट चीजों की वजह से, साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, ड्रग्स ज्यादा करते हैं, बीमारी की वजह से हो सकती है, बाय बर्थ हो सकती है। इन इंडिया ऑफन फीमेल इज ब्लेम फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस, जैसे कि मैंने बताया इंडिया में फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है कि तुम्हारी वजह से बच्चा नहीं हुआ है, ठीक है। बट मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर, ठीक है, मोर ऑफन देन नॉट मेल में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है मेल में ही होती है, फीमेल में भी हो सकती है।
Specialized healthcare units like infertility clinics could help in diagnosis and corrective treatment of some of these disorders and enable these couples to have children. Where such corrections are, however, where such corrections are not possible, couples could be assisted to have children through certain special techniques commonly called as assisted reproductive techniques. In vitro fertilization, IVF fertilization outside the body in almost similar condition like that of the body, followed by embryo transfer. बोला जहां बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करते हैं उसमें बिल्कुल बॉडी जैसी कंडीशन दी जाती है फर्टिलाइजेशन के लिए, और फिर बेटा उसमें एम्ब्रियो को फिर फर्दर ट्रांसफर किया जाता है. ठीक है, बोला इज वन ऑफ सच मेथड, ये एक तरीका है. इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, IVF को पॉपुलरली टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम से ही जानते हैं. ओवा फ्रॉम द वाइफ और डोनर एंड स्पर्म्स फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर इज कलेक्टेड and induced to form zygote under simulated conditions in the lab. डोनर से स्पर्म लिया या हस्बैंड से स्पर्म लिया, फीमेल से बेटा ओवा लिया या डोनर से ओवा लिया, लैब कंडीशन में प्रॉपर बेटा सारा चीज प्रोवाइड करने के बाद लैब में आपने फर्टिलाइजेशन करवाई. The zygote or early embryo up to 8 blastomere could be then transferred into the fallopian tube, जिसको बोलते हैं zygote intrafallopian transfer. And embryos with more than 8 blastomere stage is transferred into the uterus, that is called as intrauterine transfer. 8 से ज्यादा, ठीक है, to complete the further development. आगे क्या लिखा है? Embryos formed in vivo fertilization, that is fertilization within the body, can also be used for such transfer to assist those female who cannot conceive. बोला कि बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन के अलावा बॉडी के अंदर भी फर्टिलाइजेशन वाली टेक्निक को हम यूज कर सकते हैं उन फीमेल्स के लिए जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं. ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर into the fallopian tube, that is called as gamete intrafallopian transfer of another female who cannot produce one but can provide suitable condition for fertilization and further development is another method attempted. बोला एक ऐसी फीमेल जो गैमीट नहीं बना पा रही बट फर्टिलाइजेशन के प्रेगनेंसी के सारी कंडीशन प्रोवाइड कर सकती है, उसकी बॉडी के अंदर आप गैमीट को ट्रांसफर कर दो, ओवर ट्रांसफर कर दो, उससे बोलते हैं गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. Intracytoplasmic sperm injection is another specialized technique to form an embryo in the lab in which a sperm is directly injected into the ovum. ये in vitro fertilization का example है, directly inject कर दिया, बॉडी के बाहर fertilization हुई. Infertility cases either due to inability of the male partner to inseminate the female or due to very low sperm count in the ejaculate could be corrected by artificial insemination. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम तब यूज करते हैं जब मेल नेचुरली इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा फीमेल को, या फिर उसमें स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर दो. क्या बोला? सीमेन इज कलेक्टेड ईदर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर एंड इज आर्टिफिशियली, स्पर्म की जगह सीमेन लिखो, क्योंकि सीमेन ही बेटा, स्पर्म तो अलग से नहीं करेंगे, सीमेन ही करेंगे, तभी तो सीमेन भी यूजफुल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए. ऑब्वियसली सीमेन लिखो वहां पे स्पर्म की जगह ना, दैट इज बेटर, दैट इज करेक्ट. यहां पे हमने क्या, ये यहां पे क्या लिखो? सीमेन, जिसमें स्पर्म्स होंगे ऑब्वियसली. ठीक है, तो सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू ईदर द वजाइना और यूट्रस, कॉल्ड एज इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन. इसको बेटा आप खुद से एक बार रीड कर लेना, ठीक है, और या तो मैं अगली क्लास में ले आऊंगी, क्लास का समय हो चुका है. ठीक है, कमेंट्स करके मेरे को जरूर बताना इफ यू अंडरस्टूड द लेक्चर. आपके जो भी डाउट्स होंगे वो मैं अगली क्लास में ले लूंगी, ये जो PYQ होंगे बेटा वो मैं अगली क्लास में ले लूंगी. ठीक है, और बस दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. ठीक है, धन्यवाद बेटा, पढ़ाई करते रहो यार, और बाकी बच्चों को बातें करने दो, जिसको जो करना है. आप अच्छे रिजल्ट लेके आओ बेटा, हमारे लिए तो वही अचीवमेंट है. ठीक है बेटा, क्या सॉन्ग है बेटा, देखो टाइम ओवर हो गया है. चलो मैं 2 लाइन फटाफट से सुना देती हूँ कि तुम्हारे सॉन्ग के बारे में भी जो कमेंट्स आते हैं कि मैम हमारा ना मन शांत हो जाता है, हमें यहाँ पीसफुल लगता है, तो बस उस चीज़ की वजह से मैं सुना दे रही हूँ जो बच्चों को सच में लगता है. बाकी मेरे को नहीं पता कि मेरी कितनी अच्छी आवाज़ है, पर तुम्हें अच्छा लगता है तो चलो तुम्हारे लिए. ठीक है, बहुत जोर से बोल के एनर्जी नहीं रहती है बच्चा और बेटा ना मिक्स हो गया. ये गोरी नदियों का चलना उछल कर
कि जैसे अलहड़ चले पी से मिलकर, ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, कि जैसे अलहड़ चले पी से मिलकर, प्यारे प्यारे ये नजारे बहार है हर कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। सी यू ऑल सुपर सुपर सून इन द नेक्स्ट क्लास। पढ़ाई करते रहो, जरूर बताना बेटा इफ यू अंडरस्टूड द लेक्चर एंड गेट रेडी फॉर द PYQs इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू।